काली लिनक्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर सीरियस साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल यूज करता है और आज आप इसे ही सीखने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम पावली शर्मा, आपकी साइबर सिक्योरिटी मेंटर WS क्यूबटेक से, और ये है आपका फुल काली लिनक्स का क्रैश कोर्स। इस कोर्स में आप सीखेंगे काली लिनक्स इंस्टॉलेशन, बेसिक कमांड्स और नेविगेशन, एसेंशियल टूल्स, फाइल सिस्टम ऑफ परमिशंस, यूजर मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, पैकेज मैनेजमेंट, आर्काइविंग और कंप्रेशन। हर टॉपिक पहले थ्योरी से क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, फिर वर्चुअल लैब में प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया गया है ताकि आपको रियल कॉन्फिडेंस मिले, सिर्फ नॉलेज नहीं। ये कोर्स उन सबके लिए है जो साइबर सिक्योरिटी में सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, बिगिनर्स भी और जो ऑलरेडी थोड़ा जानते हैं वो भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वर्चुअल मशीन स्टार्ट करो, टर्मिनल खोलो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि काली लिनक्स है क्या, एंड जो काली लिनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कर्नल होता क्या है। देखो, कर्नल एक ऐसी चीज है जो कि आपके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। मान लेते हैं कि ये हमारे हैं सॉफ्टवेयर के लेयर एंड ये है हार्डवेयर। तो मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई एक ब्राउजर आपने ओपन करा, तो ऑब्वियसली अगर आपने ब्राउजर ओपन करा है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रैम, जो कि आपको कहाँ से मिलेगी, हार्डवेयर से। और ये जो रैम आपको हार्डवेयर से मिलेगी ये किसकी हेल्प से मिलेगी, आपको कर्नल की हेल्प से। सो बेसिकली जो कर्नल है वो हेल्प करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट करने में। सो कर्नल आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो जो लिनक्स है ये एक कर्नल है और जो ये काली लिनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम एथिकल हैकिंग में यूज करते हैं। अब हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों यूज करते हैं एथिकल हैकिंग में, ये देखेंगे। ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो कि हम इसको एथिकल हैकिंग में यूज करते हैं। तो सबसे पहले काली लिनक्स जो है ये एक डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अभी ये किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स की, बिल्ड ऑन डेबियन लिनक्स फाउंडेशन। एंड देन ये एक सिक्योरिटी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये स्पेशली पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी रिसर्च के लिए ही बना है। यहाँ पे हम एक और ऐड कर देते हैं EH, मतलब एथिकल हैकिंग के लिए ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली डिजाइन किया गया है। देन इसके बाद देखते हैं कि इसमें 1600 प्लस प्री इंस्टॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के टूल्स होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे 1600 के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टूल्स मिलेंगे काली लिनक्स के अंदर, इसीलिए हम इसको एथिकल हैकिंग में यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी सिक्योरिटी टूल यू नीड इज रेडी टू यूज। देन आते हैं मेंटेन्ड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। देखो क्या है कि ये एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ही यूज करते हैं। अभी ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो है ये है रेड टीमिंग। अभी ऑफेंसिव सिक्योरिटी रेड टीमिंग में तो आती है, ठीक है, हम समझ गए, लेकिन एक्चुअल में इनका काम क्या होता है। जो भी अटैक्स होते हैं ना, चाहे वो ऑब्वियसली एथिकल हैकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो भी परमिशन के साथ हम अटैक्स करते हैं वो सारे के सारे ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ही आते हैं। तो जो एथिकल हैकिंग है वो भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी का ही पार्ट है। अब हम देखते हैं कि हमारे कोर्स का रोड मैप क्या रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे काली लिनक्स है क्या, कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या इसके मेथड्स हैं इसको यूज करने के लिए। देन हम लिनक्स के बेसिक्स सीखेंगे जो कि बेसिक टर्मिनल कमांड्स हैं, फाइल नेविगेशन कमांड्स हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर है। देन यूजर परमिशंस के लिए हम कौन सी कमांड्स को यूज करते हैं। अभी एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो काली लिनक्स है ये एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। CLI का क्या मतलब है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, तो अगर जैसे हम विंडोज के एग्जांपल ले, तो जब आप विंडोज को यूज करते हो तो आप वो सारा ग्राफिकली यूज करते हो। जैसे कि अगर आपने कोई फाइल को ओपन करना तो आप उस पर डबल क्लिक करते हो और वो जो फाइल है वो ओपन हो जाती है, राइट। बट लिनक्स के अंदर ऑब्वियसली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हैकर्स यूज करते हैं वो मोस्टली क्या होता है, हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। अगर हमने कोई भी टूल को इंस्टॉल करना है या फिर अगर हम किसी फाइल और फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं, वो सारा हम इन कमांड्स के थ्रू ही करते हैं। बट आप बोलोगे हमें तो कमांड्स आती नहीं है, हम यही सीखेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम मैनेजमेंट कमांड्स,
जिसमें आपकी डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड पैकेज मैनेजमेंट इंक्लूडेड रहेगी। देन इसके बाद जो कुछ हम सिक्योरिटी टूल्स देखेंगे जो कि हम एथिकल हैकिंग के अंदर यूज करते हैं। देन लास्ट में देखेंगे हम कुछ प्रैक्टिस टास्क जिसके थ्रू आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी हमने इस कोर्स के अंदर सीखा होगा। अभी देखो कि काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? बेयर मेटल। बेयर मेटल का क्या मतलब है कि आपका जो हार्डवेयर है, मतलब जो आपका पीसी है, जहां पे अभी के लिए आपकी विंडोज जो है वो रन कर रही होगी। एक तो तरीका है कि आप इस विंडोज की जगह डायरेक्टली क्या इंस्टॉल कर लो? काली लिनक्स। बट इसमें क्या होगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग विंडोज है उसका जो भी डेटा होगा, मतलब आप वो नहीं यूज कर सकते। आपकी जो विंडोज है, जब आप अपने सिस्टम को ऑन करोगे वहां पे डायरेक्टली क्या ऑन होगी? काली लिनक्स, जो कि बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि अगर बिगिनर्स को काली लिनक्स जो है वो अच्छे से चलानी नहीं आती तो वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से नहीं यूज कर सकते। देन इसके बाद काली लिनक्स को यूज करने का एक और तरीका है जो कि है वर्चुअल मशीन, जिसको हम इस कोर्स के अंदर यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। सो यहाँ भी आप देख सकते हो रिकमेंडेड फॉर बिगनर्स। इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? या तो हम VMware को यूज करेंगे या फिर वर्चुअल बॉक्स को। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इसमें हमने देखा कि इसमें आप काली लिनक्स को डायरेक्टली अपने हार्डवेयर के ऊपर यूज करोगे, मतलब काली लिनक्स को आप एज अ मेन सिस्टम चलाओगे। बट वर्चुअल मशीन में क्या होगा कि जैसे आपकी ये हार्डवेयर है जिसके ऊपर विंडोज चल रही है, जो कि आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इस विंडोज के ऊपर हम क्या इंस्टॉल करेंगे? एक वर्चुअल मशीन, मतलब जैसे कि हम VMware को इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर आप काली लिनक्स जो है वो रन कर सकते हो। सो ऐसे ही हम अपने कोर्स के अंदर काली लिनक्स को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी हार्डवेयर जिसके ऊपर एक विंडोज जो है वो, जैसे कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में विंडोज चल रही होगी, वैसे ही मेरे सिस्टम में भी एक विंडोज जो है वो चल रही है। उसके ऊपर हम क्या इंस्टॉल करेंगे? VMware। एंड देन उसके बाद हम चलाएंगे अपने काली लिनक्स, जिसके अंदर आप काली लिनक्स जब मर्जी यूज कर सकते हो और उसके साथ साथ आपकी जो मेन विंडोज है आप वो भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद देखते हैं लाइव USB। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई पेन ड्राइव है, उसको आप बूटेबल बनाते हो। सबसे पहले आप किसी भी USB को बूटेबल बनाओगे, किसके साथ? काली लिनक्स के साथ। मतलब आप जब भी चाहो आप अपने मेन सिस्टम पे काली लिनक्स को यूज कर सकते हो एक USB के साथ। मतलब जैसे कि ये आपकी हार्डवेयर है जिसके ऊपर आपकी विंडोज जो है वो चल रही होगी नॉर्मली, और अगर आप काली लिनक्स को यूज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? हार्डवेयर के साथ अपनी जो USB है वो अटैच करोगे और जो काली लिनक्स है वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक टाइम पे आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाओगे। जैसे कि अगर आपने USB अटैच कर रखी है तो आप काली लिनक्स को यूज करोगे, अगर आपने USB अटैच नहीं कर रखी तो आप जो है विंडोज को यूज करोगे नॉर्मली। बट इसमें आप एक ही टाइम पे स्विच नहीं कर सकते अपने विंडोज और काली लिनक्स के बीच। देन फोर्थ मेथड है WSL, जिसमें आप अपने विंडोज के अंदर ही एक लिनक्स टर्मिनल जो है वो चलाते हो। सो इनमें से हम जो मेथड यूज करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर वो है सेकंड मेथड, जो कि है वर्चुअल मशीन। तो इसके बाद देखते हैं कि VMware का हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। अभी हमने जो मेथड 2 देखा जो कि था वर्चुअल मशीन, अभी इस वर्चुअल मशीन को कैसे सेटअप करना है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? काली लिनक्स की एक इमेज फाइल जो है वो डाउनलोड करनी होगी। अब आप बोलोगे इमेज फाइल ही क्यों? देखो, जो इमेज फाइल है ना, ये एक ऐसी फाइल होती है जो कि लाइक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक इमेज रेडी करी जाती है, जिसमें एग्जैक्ट फाइल्स, एग्जैक्ट फोल्डर्स, जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्ट सेम होती है। और हम क्या कर रहे हैं? उस फाइल को, मतलब उस इमेज फाइल को डाउनलोड करते हैं, उसको अपने सिस्टम में रन करते हैं डायरेक्टली। इसमें हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, कौन सी फाइल्स होंगी, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अपडेट करना है, ऐसे कोई टेंशन नहीं होगी। जो ऑलरेडी हमें एक इमेज फाइल प्रोवाइडेड होगी हम उसको यूज करेंगे। तो आप ये जो इमेज फाइल है ये डायरेक्टली kali.org पे जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। देन काली लिनक्स की इमेज फाइल को डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे? VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल।
तो आप vmware.com पे जाकर डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। देन सेकेंड स्टेप के बाद आप थर्ड स्टेप पे आओगे, जिसमें आप अपनी वर्चुअल मशीन का सेटअप करोगे। देन उसके बाद वर्चुअल मशीन के अंदर आप काली मशीन का सेटअप करोगे। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम वर्चुअल मशीन के अंदर काली लिनक्स को यूज करते हैं। देन उसका सेटअप करने के बाद आप डायरेक्टली अपनी जो काली है उसको लॉन्च कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, काली लिनक्स की इमेज फाइल। तो गाइज ये जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी ये सब इंस्टॉलेशन डन है। और अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन डन नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक अपनी ही वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूंगी, जिसको देखकर आप इंस्टॉलेशन जो है वो कर सकते हो इजीली। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है कि आप अपने काली लिनक्स को क्या करोगे, अपडेट करोगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, VMware का स्नैपशॉट लेंगे। अभी ये सब क्या है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि VMware जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे दो मशीन्स जो है वो सेटअप है। ये फर्स्ट वन जो है ये है हमारी काली लिनक्स। तो गाइज ये है हमारा VMware का इंटरफेस, जिसमें आप देख सकते हो कि फिलहाल के लिए मेरे पास दो मशीन्स हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट वाली मशीन, जो कि किसकी है, काली लिनक्स की। ये भी एक इमेज फाइल ही है जो कि आप इंस्टॉल करोगे, सेम वही फाइल है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको चलाना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिख जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये जो सेटिंग्स है इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये सबसे पहले जो सेटिंग है ये आपकी रैम है कि आपकी काली लिनक्स को कितनी एलोकेटेड रैम है। इसको आप खुद इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जाकर आप इसको 4 GB भी कर सकते हो या फिर इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। देन उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेसर्स। ये भी आप अपने तरीके से प्रोसेसर्स जो है वो इसको दे सकते हो, बट यहाँ पे जो 4 प्रोसेसर्स हैं यही सही है। जो इसकी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है ये लाइक सही ही है, अनलेस आपने कोई हैवी टास्क ना करना हो। अगर हम मान लो कि आपने कोई हैवी टूल रन करना है तो आपको जो ये प्रोसेसर्स हैं या फिर जो मेमोरी है ये आपको थोड़ी सी हो सकता है कि इंक्रीज करनी पड़े, बट फिलहाल के लिए अगर हम बेसिक लिनक्स को सीख रहे हैं तो ये इनफ है। तो प्रोसेसर्स के अंदर भी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स 2 हैं एंड 2 कोर प्रोसेसर्स हैं। तो टोटल में क्या हो गया, ये 4 प्रोसेसर्स। तो अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो इसको ऑलरेडी जो है 8 GB एलोकेटेड है, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इमेज फाइल है। देन इसके बाद जाते हैं हम नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स के ऊपर, जिसमें आप ये 4 और 5 सेटिंग्स देख सकते हो। तो ये बेसिकली हम जो बाय डिफॉल्ट है नेट के ऊपर होता है, तो हम ये नेट पर ही रहने देते हैं। जो हम यूजुअली अपने VMware के अंदर टास्क करते हैं ये नेट के ऊपर हो जाते हैं, तो ये आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी हैं, जैसे कि USB कंट्रोलर, साउंड कार्ड, डिस्प्ले। ये हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो ही सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डन है, क्योंकि ये एक इमेज फाइल है। देन अगर आपने अपनी मशीन को पावर ऑन करना है तो आप यहाँ पे जाकर पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को ऑन कर सकते हो। तो गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि जो इसका यूज़र नेम है वो है काली, और जो इसका पासवर्ड है वो भी काली ही है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो काली का के है ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल के ही है। तो यहाँ पे मैं इसका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैं डाल देती हूँ ताकि मैं लॉगिन कर सकूँ। तो यहाँ हम काली लिनक्स के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, जिसमें अगर हमने टर्मिनल चलाना है तो मैं यहाँ पे जाकर यहाँ पे लिखूँगी टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको टर्मिनल दिख जाएगा। सो इंस्टॉलेशन के बाद आपका सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप अपने सिस्टम को अपडेट करोगे। अभी अपडेट कैसे करोगे, सबसे पहले आप जो कमांड यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे sudo apt अपडेट। अभी ये जो कमांड है इसको मैं मतलब आपको अच्छे से समझ तो नहीं लगेगी, क्योंकि अभी हमने कमांड्स जो है वो सीखी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं इस कमांड का ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये कमांड क्या है। देखो ये जो sudo है ये हमने यूज़ करी है रूट प्रिविलेजेस के लिए। अभी ये रूट क्या है, रूट एक तरह का एडमिन है। जैसे कि हमारे विंडोज़ के अंदर रन एज एडमिन की ऑप्शन होती है, वैसे ही लिनक्स के अंदर रन एज रूट की ऑप्शन होती है, जिसके लिए हम sudo कमांड यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है APT। अभी APT क्या है, एडवांस्ड पैकेट ट्रेसर। अभी इसका काम होता है कि जो भी आप अपने सिस्टम के अंदर टूल्स डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये apt कमांड जो है ये यूज़ करनी होगी। देन लास्ट में हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा, अपडेट। अब ये जो अपडेट है ये क्या करेगा कि काली के अंदर ना एक ऑलरेडी रिपोजिटरी बनी होती है,
काली की एक रेपो होती है जिसके अंदर सारे के सारे टूल्स जो होते हैं वो लिस्ट होते हैं। तो हम ये कमांड को यूज करके इस रिपोजिटरी को अपडेट कर रहे हैं। ओके हम इसमें कोई भी टूल अपडेट नहीं कर रहे अभी के लिए, ना ही हम अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, हम जस्ट उस काली की रिपोजिटरी को अपडेट कर रहे हैं कि जो भी नए वर्जन्स टूल्स के ऐड हुए हैं वो अपडेट हो जाए इस रिपोजिटरी के अंदर। तो ये कमांड को रन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड देना होगा जो भी आपने लॉगिन करते टाइम यूज़ करा था। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ करा था काली, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे जो काली की रिपोजिटरी है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे जो पैकेजेस हैं ये अपडेट हुए हैं। देन अभी देखो, अभी हमने क्या करा, काली की ये रिपोजिटरी को अपडेट करा। अभी हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट अपडेट तो हो गई, इसमें काफ़ी सारे टूल्स के नए वर्जन जो है वो ऐड हो गए होंगे, बट हम चाहते हैं कि अब हम उन टूल्स को एक्चुअल में अपग्रेड करें। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे sudo apt upgrade। तो ये क्या करेगा, सेम चीज़ सूडो हमने किसके लिए यूज़ करी, एडमिन के लिए। जो ऐप है ये हमने क्यों यूज़ करा, क्योंकि हम अपने पैकेजेस को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ये जो कमांड है अपग्रेड, ये क्या करेगा, आपके टूल्स को एक्चुअल में अपग्रेड करेगा। जो अपडेट था इसने आपकी काली की रिपोजिटरी को अपडेट करा था, और ये जो अपडेट हुई है आपकी रिपोजिटरी, इसमें कुछ नए वर्जन्स ऐड हुए होंगे, कोई नए टूल्स ऐड हुए होंगे। अभी ये जो भी अपडेशन हुई है आपकी इस लिस्ट के अंदर, इन सबको अपडेट जो है वो एक्चुअल में ये कमांड करेगी। तो गाइज हमने यहाँ पे देखा कि हम अपने सिस्टम को अपडेट कैसे करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि है VM स्नैपशॉट। अभी VM स्नैपशॉट क्या है कि एक तरह का स्क्रीनशॉट है। जब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी उस टाइम पे प्रेजेंट होता है उसका वो, तो क्या होता है स्क्रीनशॉट लेने पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाती है, कैप्चर। सेम चीज़ है स्नैपशॉट। अभी हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा काली लिनक्स है, जैसे कि हम काली लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसका एक स्नैपशॉट लेके रख लेंगे। मतलब जो भी इस टाइम पे इसके प्रेजेंट स्टेट है ना, उसको हम कैप्चर करके रख लेंगे। बाय चांस, बाय एनी चांस कोई भी इसमें दिक्कत आ जाती है, कोई भी एरर आ जाता है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपकी जो काली लिनक्स है वो करप्ट हो जाती है, तो आपको काली लिनक्स को दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस स्नैपशॉट को अपडेट कर सकते हो। इसको कैसे करना है मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ एक बार। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरा VMware है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस VM वाले टैब पे जाऊँगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्नैपशॉट के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक स्नैपशॉट लेके रखा है। तो यहाँ पे अगर आपने स्नैपशॉट नहीं लेके रखा तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली जाओगे टेक स्नैपशॉट पे, टेक स्नैपशॉट के बाद यहाँ पे आ गया स्नैपशॉट 2, क्योंकि मैंने स्नैपशॉट 1 जो है वो ऑलरेडी लेके रखा है। तो यहाँ पे मैं टेक स्नैपशॉट पे क्लिक कर दूँ कि अभी जो भी इस मेरी मशीन की प्रेजेंट स्टेट है ना वो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो गई। मतलब अभी जो भी मेरी मशीन की प्रेजेंट स्टेट है ना, जो भी यहाँ पे इस टाइम पे मेरा पासवर्ड है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी इस टाइम पे सेट है, जो भी इस टाइम पे मेरी मशीन के अंदर सेट है, वही जो है वो स्नैपशॉट के अंदर सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सेविंग स्टेट 29%, 30%, ऐसे ही ये जो है मेरी मशीन को सेव कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हम अपने सिस्टम का स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद कुछ टर्मिनल के बारे में देखते हैं कि टर्मिनल है क्या एक्चुअल में। अब देखते हैं कि काली लिनक्स का जो टर्मिनल है वो एक्चुअल में है क्या। अभी कुछ टर्मिनल के फंडामेंटल्स को देखते हैं। देखो, काली लिनक्स बाय डिफॉल्ट जो है वो बैश शेल को यूज करता है। देन सेकंड पॉइंट है एवरीथिंग इज अ फाइल और डायरेक्टरी। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि काली लिनक्स के अंदर हर एक चीज़ जो है वो फाइल और डायरेक्टरी है। इवन जो हार्डवेयर भी है वो भी काली लिनक्स के अंदर एज अ फाइल ट्रीट होती है। देन उसके बाद कमांड्स जो है वो केस सेंसिटिव है, मतलब जहाँ पे कैपिटल V आना है वही कैपिटल V ही आएगा। देन थर्ड पॉइंट है कमांड्स जो है वो केस सेंसिटिव होती हैं, मतलब जहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स यूज करने होंगे वहाँ आप स्मॉल लेटर्स ही यूज करोगे, जहाँ आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं वहाँ आप कैपिटल लेटर्स ही यूज करोगे। सो जो हमारा टर्मिनल है वो केस सेंसिटिव है।
तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कि टर्मिनल हमारा सबसे पावरफुल टूल है। हम जो भी करते हैं एथिकल हैकिंग के अंदर वो हम टर्मिनल के थ्रू ही करते हैं, तो सबसे पावरफुल जो हमारा टूल है वो टर्मिनल ही है। देन यहाँ पे हम कुछ की इंडिकेटर्स देख लेते हैं, जैसे कि ये जो साइन है ये रेगुलर यूज़र के लिए यूज़ होता है और ये जो साइन है ये हमारा रूट यूज़र के लिए यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले हम अपना जो करंट यूज़र है वो वेरीफाई करते हैं कि इस टाइम पे हम रूट यूज़र हैं, मतलब इस टाइम पे हम एडमिन यूज़र हैं या फिर रेगुलर यूज़र। अभी ये वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें समझना होगा कि लिनक्स के अंदर फाइल स्ट्रक्चर क्या है जो कि फॉलो होता है। तो सबसे पहले जो है वो स्लैश, अभी ये जो स्लैश है ये क्या है, ये रूट है। देखो क्या होता है कि जो लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर है ना वो एक ट्री की तरह है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी पेरेंट नोड है वो है स्लैश जो कि है रूट। रूट से ही सारी डायरेक्टरीज जो है वो स्टार्ट होती हैं, जैसे कि ये होम डायरेक्टरी है, ये जो etc डायरेक्टरी है, वेयर डायरेक्टरी है, टेम्प है, बिन है। अभी आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, ये जो डायरेक्टरी है ना ये क्या है, जैसे कि विंडोज के अंदर आपकी क्या होती हैं फोल्डर्स और ड्राइव्स, जिसके अंदर और भी फाइल्स जो है वो स्टोर करती हैं। बट लिनक्स के अंदर हम इन फोल्डर्स और ड्राइव्स को क्या बोल देते हैं, डायरेक्टरीज। देखो हम लिनक्स के अंदर कोई भी ये ड्राइव्स वगैरह यूज नहीं करते, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम फोल्डर्स वगैरह देख रहे हैं ना ये सब क्या है, डायरेक्टरीज। तो ये जो है ये कुछ डायरेक्टरीज हैं जो कि इस रूट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हर एक डायरेक्टरी के आगे स्लैश लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रूट के अंदर डायरेक्टरीज है। मतलब अगर यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे etc है, यहाँ पे होम है एंड देन यहाँ पे tmp है, मतलब सो जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सारी इसके अंदर ही हैं। तो अगर आपको इन डायरेक्टरीज को देखना है तो आप क्या करोगे, आप इसको प्रैक्टिकली भी एक बार देख लेते हैं। तो आप अपने सिस्टम पे जाओगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो टिल्ड साइन है ना ये होम डायरेक्टरी के लिए यूज होता है। अभी होम डायरेक्टरी किसकी, काली की, मतलब ये जो है हमारा रेगुलर यूजर है। बट अभी जो हमने डिस्कस करा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, स्लैश पे, जो कि कहाँ है, रूट के अंदर। तो अभी अगर हमने इसका पाथ चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो गाइज ये जो टिल्ड साइन है ये किसको डिपिक्ट करता है, होम डायरेक्टरी को। अभी ये होम डायरेक्टरी किसकी है, ये यूजर की, काली यूजर की, जो कि हमारा क्या है, रेगुलर यूजर, जिसमें हमने अभी लॉग इन करा। बट अब हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कमांड्स जो है वो उसका आइडिया दे देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे pwd लिखूंगी ना ये मुझे बता देगा मेरा करंट पाथ। तो अगर हम pwd की फुल फॉर्म देखें ये है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम करंटली काम कर रहे हैं उसका पाथ क्या है। तो ये हमें डायरेक्टली उसका पाथ जो है वो प्रिंट करके दे देगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हम रूट के अंदर एक होम डायरेक्टरी है जिसके अंदर एक और डायरेक्टरी है जो कि है काली, मतलब जो मेरा यूजर है वो होम डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना पाथ चेंज करना चाहती हूँ तो वो मैं करूँगी cd कमांड से। अब ये जो cd कमांड है ये क्या है, cd इक्वल टू चेंज डायरेक्टरी। मतलब जैसे कि विंडोज में अगर मैंने किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं क्या करती हूँ, वहां पे डबल क्लिक करके उस फोल्डर के अंदर एंटर कर जाती हूँ। लेकिन काली लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। काली लिनक्स के अंदर अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर मूव करना चाहते हो तो आपको ये कमांड जो है ये यूज करनी होगी टर्मिनल के अंदर। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे मूव करना चाहती हूँ cd, देन इसके आगे कोई फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर मैं मूव करना चाहती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं अभी किसी फोल्डर के अंदर मूव करना चाहती हूँ, जैसे कि WS क्यूबटेक, राइट। तो मैं यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखूंगी जिस फोल्डर के अंदर मैं अभी मूव करना चाहती हूँ। तो ये क्या करेगा, cd हमें उस फोल्डर के अंदर ले जाएगा। तो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, pwd के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, /WS क्यूबटेक, क्योंकि अभी जो मेरा पाथ है वो चेंज हो चुका है। अभी मैं होम के अंदर, काली के अंदर, WS क्यूबटेक के अंदर हूँ। तो एक बार ये प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमने देखना होगा, ओके। तो यहाँ पे एक और कमांड हम यूज करते हैं जो कि है ls। अभी ये जो ls कमांड है ये लिस्ट करने के लिए यूज होती है। मतलब अगर आप देखना चाहते हो कि करंटली आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हो उसके अंदर और कितनी डायरेक्टरीज हैं,
मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर और कितनी फाइल्स और फोल्डर्स प्रेजेंट हैं, अगर आपने वो देखना है तो आप यूज करोगे ls कमांड। तो यहाँ पे एक बार हम यूज करके देखते हैं ls। अभी यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे कितनी डायरेक्टरीज और फोल्डर्स प्रेजेंट हैं। अभी एक चीज याद रखना कि जो ब्लू के अंदर है ये सारे क्या है, डायरेक्टरीज। ओके, बाकी जो भी है ये सारे के सारे फाइल्स हैं। बाकी जो भी ब्लू कलर के अलावा है ये सारी की सारी फाइल्स हैं। अभी चलो ठीक है, हमें यहाँ पे पता लग गया कि डेस्कटॉप भी एक डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट्स भी एक डायरेक्टरी है और डाउनलोड्स भी एक डायरेक्टरी है। अभी ये क्या है, एक XML फाइल है। अगर ये बात करें तो ये एक जिप्ड फाइल है और ये भी क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है। बाकी इसके अलावा सारी की सारी क्या है, डायरेक्टरीज। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैंने डेस्कटॉप डायरेक्टरी जो है ना उसके अंदर मूव करना है, तो उसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पे CD डेस्कटॉप एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो पाथ है वो चेंज हो चुका है। तो अगर यहाँ पे अगर मैंने अपना फुल पाथ देखना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे PWD। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि इस टाइम पे मैं कहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो गाइज जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि रूट कहाँ है और रूट के अंदर ये सारी डायरेक्टरीज कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए अभी हम लिनक्स के अंदर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे CD/ लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि हम अभी कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, स्लैश मतलब अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा पाथ है वो चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे PWD भी करती हूँ तो जो मेरा पाथ है वो बस क्या आएगा, स्लैश। तो अब मैं यहाँ पे आपको ls करके दिखा देती हूँ कि इसके अंदर मतलब ये जो स्लैश है जो कि मेरी रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर और कितनी डायरेक्टरीज प्रेजेंट हैं, डायरेक्टरीज और फाइल्स जो भी डेटा है वो कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि bin, dev, home, राइट। ये सारी के सारी डायरेक्टरीज जो हैं ये बाय डिफॉल्ट रूट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ डायरेक्टरीज का ओवरव्यू लेंगे कि इन डायरेक्टरीज के अंदर एक्चुअल में स्टोर क्या करता है। तो ये जो यहाँ पे हम देख चुके हैं ये क्या है, हमारी रूट डायरेक्टरी। देन रूट डायरेक्टरी के अंदर आप देख सकते हो होम डायरेक्टरी, जो कि क्या स्टोर करता है, आपके यूजर के होम फोल्डर्स। देखो अगर हमने यहाँ पे देखा हो कि आपका एक रेगुलर यूजर है जो कि है काली, हो सकता है कि यहाँ पे एक और मैं नया यूजर ऐड कर दूं जिसका मैं न्यू नाम रख देती हूँ, ठीक है। अभी इसके जो भी होम फोल्डर्स होंगे ना, जैसे कि हमारा एक ऑलरेडी यूजर जो है वो एग्जिस्ट करता है जो कि है काली। अभी यहाँ पे मैं अगर एक और नया यूजर ऐड कर देती हूँ जैसे कि जिसका नाम रख देते हैं न्यू यूजर। अभी इन दोनों यूजर्स के जो होम डायरेक्टरीज होंगी ना वो इस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। तो ये जो यूजर हैं ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, तो अगर हम इसको एक बार प्रैक्टिकली भी देखें तो आप इसके अंदर पहले मूव करोगे CD होम। तो अगर हम यहाँ पे ls करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं ऑलरेडी उन सब की एक एक डायरेक्टरी बन रखी है। जैसे कि काली जो हमारा रेगुलर यूजर है ये भी मेरे रेगुलर यूजर ही हैं जो मैंने खुद मैनुअली ऐड कर रखे हैं। जैसे कि अगर आपने एक फ्रेशली सेटअप करा है काली लिनक्स का तो यहाँ पे आपको एक ही यूजर देखने को मिलेगा जो कि है काली। देन इसके बाद आती है हमारी /etc डायरेक्टरी। अभी इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है ना वो सारी की सारी इस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें where डायरेक्टरी की, इसके अंदर जो भी लॉग फाइल्स हैं या फिर वेरिएबल डेटा है वो स्टोर करेगा। अभी वेरिएबल डेटा क्या है, जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि जो हमारी लॉग फाइल्स हैं ये हमेशा अपडेट होती रहती हैं, इसीलिए ये इस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। देन इसके बाद देखते हैं /temp। जैसे कि आपके विंडोज़ के अंदर भी एक टेम्प फोल्डर होता है जिसको आप टाइमली डिलीट करते रहते हो ताकि जो भी आपकी फ्री स्पेस है वो आपको मिल सके। ओके, तो वैसे ही हमारे लिनक्स के अंदर भी एक टेम्प डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर टेम्परेरी फाइल्स जो है वो स्टोर करती हैं। देन इसके बाद आती है bin डायरेक्टरी। अभी ये जो bin डायरेक्टरी है, जो भी अभी हमने कमांड्स को यूज़ करा जैसे कि CD, ls, ये सारी के सारी कमांड्स की जो बाइनरीज हैं वो यहीं पे स्टोर करती हैं bin डायरेक्टरी के अंदर। जो भी एसेंशियल कमांड्स है ना, एसेंशियल सिस्टम कमांड्स, उनकी जो बाइनरीज हैं वो इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करती हैं। देन आते हैं हम नेविगेशन कमांड्स के ऊपर। तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ कमांड्स जो है वो हमने ऑलरेडी यूज कर ली हैं, तो अभी हम एक बार उनका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहली कमांड है हमारी PWD। जो PWD अभी हमने देखा कि जो PWD कमांड है वो क्या करती है, हमारी करंट लोकेशन जो है वो शो करती है।
तो अगर हम ls की बात करें तो ये क्या करेगी, लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स, मतलब जिस भी हम फोल्डर के अंदर अभी हम प्रेजेंट हैं उसको लिस्ट कर देगी, मतलब उसके अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो हमें बता देगी। देन उसके बाद आती है कमांड ls-la। अभी ये जो कमांड है ये आपको बताएगी सारी की सारी हिडन फाइल्स और उन फाइल्स की डिटेल। अभी ये हम एक्चुअल में यूज करके देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ls कमांड जो है वो यूज करना बताती हूँ इसके साथ। अभी ये क्या है, -la क्या है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये होते हैं फ्लैग्स, या फिर हम इनको आर्ग्यूमेंट्स भी बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी मेन कमांड है वो है ls, ये हमारी मेन कमांड है। इसके साथ हम ये कुछ फ्लैग्स जो है वो यूज करते हैं। अभी ये फ्लैग्स करते क्या है, ये हमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ls जो है वो हमारी बस फाइल्स को लिस्ट करने में काम आती है, लेकिन अगर हम -la यूज करते हैं ये हमारी फाइल्स को लिस्ट तो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो हिडन फाइल्स है वो भी हमें दिखाएगी और उनकी जो डिटेल्स हैं वो भी हमें दिखाएगी। तो यहाँ पे हम इनको यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये है परमिशंस, किनकी, जो भी आप अभी यहाँ पे फाइल्स देख रहे हो ना इन सबकी परमिशंस हैं। मतलब ये फाइल कौन कौन एक्सेस कर सकता है, जिसको हम बाद में थॉरोली पढ़ेंगे कि ये परमिशंस हम कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे और प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कैसे परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी आपको जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये जो है फाइल के नाम, राइट, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स हैं। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ फाइल्स के आगे डॉट लगा है। अभी जिन फाइल्स के आगे डॉट लगा है ये सारी की सारी आपकी हिडन फाइल्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी आपको फाइल्स जो है वो हिडन भी मिल जाएंगी। अभी ये जो -a है ये हेल्प कर रहा है आपकी हिडन फाइल्स को दिखाने में, -a है ये हेल्प कर रहा है आपकी हिडन फाइल्स को देखने के लिए, और ये जो -l है ये आपको उन फाइल्स की डिटेल्स देखने के लिए हेल्प कर रहा है। देन इसके बाद देखते हैं cd/path जो कि अभी हमने यूज करा था। देन इसके बाद देखते हैं cd। अभी ये जो cd कमांड है जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ये यूज होती है आपके पाथ को चेंज करने के लिए। अगर आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना चाहते हो तो आप ये cd कमांड के साथ ही करोगे। तो ये जो cd है ये आपको किसी और डायरेक्टरी के अंदर मूव करने में हेल्प करेगी। देन उसके बाद देखते हैं cd ... अभी ये जो कमांड है ना ये आपको एक लेवल पीछे आने में हेल्प करेगी। जैसे कि अगर आप /home के अंदर हो और इसके बाद आप काली के अंदर हो, अभी आप चाहते हो इस लोकेशन से आपने एक लेवल पीछे जाना है, मतलब आप इस होम डायरेक्टरी के अंदर आना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यूज करोगे cd ... मतलब ये आपकी क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी। तो बेसिकली अगर आप अपनी करंट डायरेक्टरी से पेरेंट डायरेक्टरी में मूव होना चाहते हो तो आप यही कमांड को यूज करोगे। देन उसके बाद है cd-. अभी ये जो टिल्ड है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये किसके लिए यूज होता है, होम डायरेक्टरी के लिए। तो अगर आप होम फोल्डर के अंदर मूव करना चाहते हो तो आप ये वाली कमांड को यूज करोगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले cd को यूज करके देखते हैं। अभी cd डेस्कटॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा पाथ है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो अगर मैं इससे अभी पीछे जाना चाहती हूँ, एक लेवल पीछे जाना चाहती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर मैं पेरेंट डायरेक्टरी में जाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे यूज करूँगी cd ... ls। ओके, cd ... तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा पाथ है वो फिर से पुराना जहाँ पे मैं थी वहीं पे आ गया। तो हम जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम ऑलरेडी यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, होम डायरेक्टरी के अंदर, जो कि है टिल्ड। अभी अगर आप कहीं और प्रेजेंट हो और आपको अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आना है तो आप कौन सी कमांड को यूज करोगे, cd टिल्ड। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर हूँ, ठीक है, बट मैं अब चाहती हूँ कि मैंने अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है जो कि है टिल्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, cd टिल्ड, एंटर। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली मैं कहाँ पे मूव हो गई, अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। तो इस तरह से आप जो cd कमांड्स हैं उनको यूज कर सकते हो। अगर आपने फोल्डर्स के अंदर एंटर करना है तो cd देन उसका पाथ फोल्डर का, जिस भी फोल्डर के अंदर आप एंटर करना चाहते हो। देन उसके बाद अगर आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हो, मतलब उसके पेरेंट डायरेक्टरी में जाना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, cd ... तो अगर आप डायरेक्टली होम डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना होगा, cd टिल्ड।
आई होप आप सबको ये चीज़ जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो गाइज अब देखते हैं कुछ फाइल और फोल्डर्स के रिलेटेड कमांड्स। और अगर आप किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे mkdir कमांड। जैसे कि मैंने एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, mkdir, और जो भी डायरेक्टरी का आप नाम रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं न्यू जो है वो नई डायरेक्टरी का नाम रखना चाहती हूँ, तो ये कमांड क्या करेगी, न्यू के नाम से एक और नई डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करेगी। जैसे कि जो mkdir कमांड है ये डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज़ होती है, एंड ये जो टच कमांड है ये यूज़ होती है कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आप किससे करोगे, टच कमांड से। जैसे कि अभी मैं इसके एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि टच new.txt, मतलब न्यू नाम से कोई मैं एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ तो टच new.txt। देन नेक्स्ट कमांड है हमारी cp, जिसका मतलब है कॉपी। अगर आप एक फाइल को कॉपी करना चाहते हो एक नई लोकेशन पे तो आप cp कमांड को यूज करोगे, फाइल का नाम एंड देन डेस्टिनेशन का पाथ। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है ये पाथ देना पड़ेगा कि आप जहां भी उस फाइल को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हो। देन आती है मूव कमांड। अब ये जो मूव कमांड है ये दो काम के लिए यूज होती है। पहला काम है अगर आप किसी भी फाइल को मूव करना चाहते हो, मतलब कॉपी कमांड क्या करते हैं कि जिस फोल्डर से आप फाइल को कॉपी कर रहे हो वहां भी उसको रखेगी, और जो आप नई लोकेशन पे उसको कॉपी कर रहे हो वहां भी वो क्रिएट करेगी। बट मूव कमांड क्या करती है कि वो पुरानी लोकेशन से हटाकर नई लोकेशन पे आपकी फाइल जो है वो रख देती है। एक तो ये काम है एमवी कमांड का। दूसरा काम जो एमवी कमांड का है वो है रीनेम, मतलब अगर आप किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हो तो भी आप एमवी कमांड जो है वो यूज कर सकते हो। देन आती है हमारी आरएम कमांड। अभी आरएम कमांड क्या करती है कि अगर आपने किसी भी फाइल को डिलीट करना है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी थी new.txt के नाम से, तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमांड यूज करोगे rm new.txt। देन उसके बाद आती है rm-r फोल्डर, मतलब अगर आप किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, rm। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करी थी न्यू के नाम से, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली, तो अगर आप किसी भी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका है RMDIR, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, देन उसके बाद डायरेक्टरी का नाम जिस भी डायरेक्टरी को आप रिमूव करना चाहते हो। देन उसके बाद एक और हमने यहाँ पे कमांड देखी जो कि है RM-R new। तो अगर आपकी जो डायरेक्टरी है वो इस कमांड के साथ डिलीट नहीं हो रही तो आप ये कमांड को यूज कर सकते हो सेम डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। तो हम इन सबको एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम mkdir कमांड को यूज करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं mkdir न्यू डायरेक्टरी, एंटर। तो ये क्या करेगा, एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा न्यू डायरेक्टरी के नाम से। और अगर हमने चेक करना है कि ये डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ls। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक न्यू डायरेक्टरी के नाम से डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसके बाद अभी मैं इसके अंदर मूव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी cd न्यू डायरेक्टरी, देन ls। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब हमें ये एम्प्टी दिखा रहा है कि इसके अंदर कोई भी फाइल और फोल्डर नहीं है। तो अब इसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहती हूँ तो फिर से मैं यूज करूंगी mkdir, देन डायरेक्टरी का नाम रख देते हैं 1। तो यहाँ पे मैं ls करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 नाम की डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो गई है। देन इसके बाद साथ ही मैं एक और फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ। तो अभी हमने क्या देखा था, टच कमांड के साथ आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसका मैं नाम रखना चाहती हूँ new text.txt। तो यहाँ पे अगर हम ls करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी और एक फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। देन इसके बाद अभी मैं ये जो फाइल है यहाँ पे new text.txt इसको कॉपी करना चाहती हूँ और पेस्ट करना चाहती हूँ इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में, मतलब जहाँ अब हम थे, पहले हम कहाँ पे थे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हम कहाँ थे, होम डायरेक्टरी के अंदर, उसके बाद हम कहाँ पे आए, न्यू डायरेक्टरी के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि वापस से होम डायरेक्टरी के अंदर जाके मैं ये जो फाइल है इसको पेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, cp कमांड। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे cp कमांड यूज करी और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दिया जिस फाइल को मैं कॉपी करना चाहती हूँ जो कि यहाँ पे प्रेजेंट थी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे
पाथ दिया जहाँ पे मैं उसको पेस्ट करना चाहती थी। क्योंकि मैं यहाँ ये जो फाइल है इसको होम डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये टिल्ड का साइन दिया। अगर आप कहीं और अगर आप कहीं और इसको पेस्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसका पाथ जो है वो यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये पेस्ट हो गई है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आप देख सकते हो क्योंकि हमने कॉपी कमांड यूज़ करी है, और कॉपी कमांड क्या करती है, जहाँ पे ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती थी वहाँ भी रखेगी, और जो नई लोकेशन है वहाँ पे भी फाइल को रखेगी। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी फाइल है, और एक बार हम बैक जाके भी ट्राई कर लेते हैं, मतलब अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आके भी ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू text.txt फाइल जो है वो यहाँ भी आ गई है। देन इसके बाद अगर मैंने ये जो न्यू text.txt फाइल को अभी कॉपी करा है, इसको मैंने डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक कमांड को यूज़ करूँगी, rm new text.txt, एंटर। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे ls करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये जो फाइल है ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसको मैंने डिलीट कर दिया। देन इसके बाद हम देखते हैं मूव कमांड। तो गाइज अभी हमने कॉपी कमांड देखी, अब हम यूज करेंगे मूव कमांड। अभी मूव कमांड के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, mv न्यू text.txt। अब इसको मैं कहाँ मूव करवाना चाहती हूँ, अगर आप जहाँ भी मूव करवाना चाहते हो आपको प्रॉपर उसका पाथ देना होगा। तो यहाँ पे मैं अब कोई और पाथ दे देती हूँ, जैसे कि डेस्कटॉप। अभी मेरे को पता है कि जो होम डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, उसका पूरा पाथ लिख दिया, क्योंकि मैंने इसको मूव करवाना चाहती हूँ डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ls करके कि यहाँ से जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है, क्योंकि अभी हमने कौन सी कमांड को यूज़ करा, mv कमांड को। तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि जो न्यू लोकेशन है वहाँ पे हमारी जो फाइल है वो पेस्ट हो चुकी है या नहीं। तो अब हम अपनी जो हमारी डेस्टिनेशन हमारा जो डेस्टिनेशन पाथ था, हम वहाँ पे जाएंगे cd डेस्कटॉप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सक्सेसफुली हमारी एक जो फाइल है वो यहाँ पे मूव हो चुकी है। तो इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि जो mv कमांड है वो दो काम के लिए यूज होती है। पहला उसको मूव करने के लिए, दूसरा उसको रीनेम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वो भी एक बार आपको यूज करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने यूज करा mv न्यू text.txt, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इसका जो नया नाम मैं रखना चाहती हूँ वो जैसे कि अभी मैं इसका नया नाम रखना चाहती हूँ न्यू text1.txt, एंटर। सो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन एनीवेज हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक बार हम ls करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या था, न्यू text.txt, और अब यहाँ पे जो है ये रीनेम होकर जो भी मैंने नया नाम रखा था वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम अभी ये फाइल जो है इसको भी एक बार डिलीट करके देख लेते हैं, जैसे कि rm। तो यहाँ पे ls करके देखते हैं, तो ये जो फाइल है ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप के बारे में, जिसमें आपको एथिकल हैकिंग सिखाई जाएंगी, वो भी AI के साथ। तो इसमें आप जो सीखोगे अब एक बार वो भी देख लेते हैं। तो इसमें गाइज आप सबसे पहले सीखोगे फाउंडेशंस, मतलब आप बेसिक से लेकर फिर एडवांस तक जो है वो एथिकल हैकिंग सीखोगे, वो भी AI के साथ, जिसमें आपकी साइबर फाउंडेशन जो है वो बिल्ड होगी। लैब आप क्रिएट करोगे, अपनी खुद की एक लैब क्रिएट करोगे जिसमें आप प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हो। देन रिकॉनेसेंस, सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन, देन हमारे होंगे रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड रेड टीम स्किल्स। देन उसके बाद जो हमारा माइलस्टोन 4 रहेगा उसमें आप एडवांस अटैक सीखोगे। देन माइलस्टोन 5 में आपको मिलेंगे बोनस सेशंस। तो गाइज ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है एथिकल हैकिंग के अंदर तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आप सीखते हो एथिकल हैकिंग विद AI, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर है। जैसे कि आप अब जानते ही हो कि आज के टाइम पे AI जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो हम आपको सिखाएंगे कि आप AI को एथिकल हैकिंग के साथ कैसे यूज कर सकते हो। तो गाइज ये आपका 8 वीक्स का कोर्स है जिसमें आपकी 6 लाइव क्लासेस होंगी वीकली, और जो एक क्लास होगी वो आपकी 1 आवर की रहेगी, और जो हर सेशन की रिकॉर्डिंग है वो भी आपको प्रोवाइड होगी, जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपको इस बूट कैंप के अंदर एनरोल करना क्यों है, अभी आप ये देखो कि हमारा जो ये बूट कैंप है, अभी मैंने आपको बताया कि ये AI पावर्ड है। देन दूसरा जो है आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, वो भी रियल हैकिंग स्किल्स के साथ।
देन उसके बाद जो है वो लाइव मेंटोर लेड सेशंस होंगे विद डाउट क्लियरिंग सेशंस। देखो हमारे यहाँ अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर करे जाएंगे, वो भी आपके सामने। देन उसके बाद जो है स्ट्रक्चर्ड एंड बिगिनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी। देखो जो हमारा कोर्स है वो प्रॉपर बिगिनर लेवल से स्टार्ट होगा एंड हम उसको फाइनली जो अटैक्स है एडवांस लेवल के अटैक्स के साथ खत्म करेंगे। तो गाइस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की क्या कीमत है। देखो तो गाइस साइबर सिक्योरिटी के अंदर 2,20,000 प्लस ओपनिंग्स जो है वो आज के टाइम पे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी कितनी हाई डिमांडिंग जॉब है। तो हमारा जो नया कोहर्ट है वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, जो कि मंडे टू सैटरडे रहेगा और उसकी टाइमिंग रहेगी 7 PM to 8 PM। तो गाइज अगर आप भी इस AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आई थिंक आपको ये कोर्स के अंदर एनरोल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज मिलेगी। तो गाइज इसके बाद देखते हैं कुछ फाइल व्यूइंग कमांड्स, जो हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं उनको हम कैसे व्यू कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कमांड है वो है कैट, जिससे आप सारे का सारा जो फाइल का कंटेंट है वो आप टर्मिनल के ऊपर देख सकते हो। जैसे कि हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई और उसके अंदर जो भी मैं कंटेंट लिखूंगी वो आप कैट कमांड के साथ टर्मिनल के ऊपर देख सकते हो। देन जो लेस कमांड है ये आपको इस तरह का एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसमें आप जो कंटेंट है वो स्क्रॉल करके देख सकते हो। देन इसके बाद जो हेड कमांड है ये आपको अलाउ करती है उस फाइल की कुछ स्टार्टिंग की लाइंस देखने के लिए। जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट कुछ स्टार्टिंग की 10 लाइंस जो है वो डिस्प्ले करेगी। अगर आप कुछ 5 लाइंस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज करोगे हेड -N5 एंड फाइल का नाम। देन जो टेल कमांड है ये आपको अलाउ करेगी लास्ट की 10 लाइंस को देखने के लिए। इसको आप यूज करोगे टेल। जैसे कि अगर आपने लास्ट की 5 लाइंस देखनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे -N5 देन फाइल का नाम। देन आता है टेल -F, ये आपको क्या करेगा लाइव मॉनिटरिंग। देन आती है टेल -F file.txt, ये आपको हेल्प करेगा लाइव फाइल मॉनिटरिंग में। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है रिकॉर्ड्स नाम की। तो अगर मैं इसका जो कंटेंट है वो टर्मिनल पे देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं कमांड यूज करूंगी कैट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ रिकॉर्ड है जो कि इस फाइल के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट 10 लाइंस देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी हेड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने बाय डिफॉल्ट जो है पहली 10 लाइंस जो है वो मुझे दिखाई है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट 5 लाइंस को देखना है तो यहाँ पे मैं -N और 5 यूज करूंगी, एंटर। तो ये मेरे को क्या करेगा, मेरे को पहली 5 लाइंस जो है वो दिखाएगा। और अगर आप लास्ट वाली लाइंस को देखना चाहते हो तो आप यूज करोगे टेल कमांड, टेल और फाइल का नाम, एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट की जो बाय डिफॉल्ट 10 लाइंस है वो हमें दिखाएगा। तो अगर आप लास्ट की 5 लाइंस भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे -N5, तो ये आपको क्या करेगा लास्ट की 5 लाइंस दिखाएगा। तो गाइज ये है हमारी कुछ फाइल व्यूइंग कमांड्स। तो गाइज इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी काली लिनक्स के अंदर कितने टेक्स्ट एडिटर्स हैं। देखो आप इसमें देख सकते हो कि फर्स्ट टेक्स्ट एडिटर है नैनो, सेकंड टेक्स्ट एडिटर है विम एंड जो थर्ड टेक्स्ट एडिटर है वो है GEdit। तो आप इन तीनों में से कोई भी जो है टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। जैसे कि विंडोज के अंदर नोटपैड होता है वैसे ही लिनक्स के अंदर इतने सारे टेक्स्ट एडिटर्स आपको मिलते हैं। तो गाइज इनमें से हम जो फर्स्ट टेक्स्ट एडिटर है नैनो उसको यूज करके देखेंगे। जैसे कि अभी हमने एक फाइल के ऊपर काम करा था रिकॉर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी नैनो रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स फाइल को एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं यूज करूंगी नैनो रिकॉर्ड्स, एंटर करूंगी। तो आप देख सकते हो कि इस टाइम पे मैं कहाँ हूँ, टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ WSQ टेक, देन इसको अगर मैं सेव करना चाहती हूँ तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे कमांड्स आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगी Ctrl+O, देन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसी फाइल के अंदर राइट करना है तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी। और यहाँ पे अगर एग्जिट करना है तो यहाँ पे Ctrl+X आपको एंटर करना पड़ेगा। तो नैनो कमांड को यूज करके मैंने इसके अंदर कुछ तो चेंजेस करे हैं, राइट। अगर मैंने उसको देखना है टर्मिनल के ऊपर तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी, कैट रिकॉर्ड्स,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे WS क्यूब टेक्स्ट जो है वो आ चुका है, जो कि मैंने अभी चेंज करा था। तो गाइज इसके आगे हम देखेंगे कि सर्चिंग इनसाइड फाइल्स, मतलब जो आपने फाइल क्रिएट करी है टच कमांड को यूज करके, अगर आप उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना चाहते हो तो आप वो कैसे करोगे। तो हम सर्चिंग के लिए यूज करते हैं grep कमांड। अभी देखो ये जो grep कमांड है ये हेल्प करेगा इस स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करने में इस फाइल के अंदर। और अगर हम इसके साथ -i फ्लैग यूज करते हैं तो ये इस कमांड को केस इनसेंसिटिव बना देता है। मतलब अगर इस फाइल के अंदर कैपिटल WORD भी होगा ना तो भी ये इसको फाइंड कर लेगा। तो बेसिकली अगर आप अपनी कमांड को केस इनसेंसिटिव बनाना चाहते हो तो आप -i को यूज करोगे। देन इसके बाद देखते हैं -r। अभी जो -r है ये रिकर्सिव सर्च के लिए यूज होता है। रिकर्सिव सर्च का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी जो है वो रखेंगे, मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स है ना उन सब के अंदर ये रिकर्सिवली जाकर इस वर्ड के लिए ढूंढेगा और जहां भी इसको ये वर्ड मिलेगा वो हमें उसके रिजल्ट में प्रोवाइड कर देगा। देन जो लास्ट है grep -9 वर्ड। अभी ये क्या करेगा कि जहां भी हमारा ये वर्ड आ रहा है उसका लाइन नंबर जो है वो बता देगा। इसको एक बार हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस रिकॉर्ड्स के अंदर किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना है। तो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एक रिकॉर्ड्स नाम की फाइल है जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो इस फाइल के अंदर मैं एक वर्ड को सर्च करना चाहती हूँ तो वो मैं करूँगी grep कमांड को यूज करके grep, एंड इसके अंदर मैं WS क्यूब लिख देती हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर सर्च करना चाहती हूँ उसका नाम रिकॉर्ड्स, एंटर। तो यहाँ पे उसने मेरे को ढूंढ के बता दिया कि इस फाइल के अंदर, ये रिकॉर्ड्स फाइल के अंदर WS क्यूब जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं WS क्यूब जो है वो कैपिटल W कर देती हूँ, यहाँ पे एंटर करूंगी तो यहाँ पे मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि जो मेरी फाइल के अंदर वर्ड है उसके अंदर W स्मॉल है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि अगर स्मॉल और लार्ज में कोई डिफरेंस ये ना रखे तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, अपने कमांड के आगे एक फ्लैग यूज करूंगी जो कि है -i। यहाँ पे -i ने क्या करा कि मेरी कमांड को केस इनसेंसिटिव बना दिया है, मतलब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में ये कोई भी डिफरेंस नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम रिकर्सिव सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जस्ट फाइल की जगह पे कोई डायरेक्टरी लिख देंगे जिसके अंदर वो सारी के सारी फाइल्स होंगी जिनमें हम सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे cd ... करके डेस्कटॉप से बाहर आऊंगी एंड यहाँ पे मैं grep -r WS क्यूब एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टरी जो है वो मेंशन करूंगी। यहाँ पे मेरे को पूरा पाथ देना होगा उस डायरेक्टरी का। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगी और ये इसने क्या करा, इस कमांड ने क्या करा, इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स थी, मतलब इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 फाइल्स थी, एक थी रिकॉर्ड्स और एक थी ये वाली स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, राइट। तो थर्ड वाली तो चलो डायरेक्टरी है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, नहीं, थर्ड वाली तो चलो डायरेक्टरी है। तो उसने क्या करा, इन जो फाइल्स है इनके अंदर एक बार रिकर्सिवली जाके सर्च करा, इन दोनों के अंदर, मतलब इन दोनों फाइल्स के अंदर जाके उसने सर्च करा कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो प्रेजेंट है या नहीं। तो उसको रिकॉर्ड्स के अंदर ये वर्ड मिला और उसने यहाँ पे मेरे को आउटपुट में क्या दिया, होम काली डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप के अंदर एक रिकॉर्ड्स नाम की फाइल है जहाँ पे ये जो वर्ड है वो प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ पे -n यूज करती हूँ तो ये मेरे को लाइन नंबर भी बता देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने मेरे को लाइन नंबर भी बता दिया कि जहां भी ये वर्ड प्रेजेंट है। सो आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम कुछ टर्मिनल के शॉर्टकट्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है टैब, ये हमें हेल्प करता है कमांड को ऑटो कंप्लीट करने के लिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CD और CD के आगे कुछ आपको लाइट ग्रे कलर में डेस्कटॉप आ रहा है, तो आप इस कमांड को कंप्लीट कर सकते हो टैब प्रेस करके। तो जब आप टैब प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिकली जो डेस्कटॉप है ये डार्क हो जाएगा, मतलब CD डेस्कटॉप जो कमांड है वो रन हो जाएगी। देन सेकंड है Ctrl+C। तो मान लो कि आप sudo apt अपडेट कमांड को रन करते हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है वो सारे पैकेजेस को अपग्रेड करने में। तो अगर आप उस प्रोसेस को
रोकना चाहते हो तो आप Ctrl+C यूज कर सकते हो उसको रोकने के लिए, मतलब टर्मिनेट करने के लिए। बट यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है, अगर Ctrl+C जो है वो कमांड को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, तो कॉपी करने के लिए क्या यूज होता है? देखो, अगर आपने टर्मिनल के अंदर कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आपको यूज करना होगा Shift+Ctrl+C, और अगर आपने कुछ पेस्ट करना है तो उसके लिए भी आपको यूज करना होगा Shift+Ctrl+V, क्योंकि यहाँ पे Ctrl+V या फिर Ctrl+C नहीं चलेगा टर्मिनल के अंदर। अगर आप Ctrl+C प्रेस करते हो तो उससे जो आपकी प्रोसेस है वो टर्मिनेट होती है। तो इसके बाद अगर आप टर्मिनल को क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे Ctrl+L। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रीवियस कमांड है आप फिर से उस कमांड को रन करना चाहते हो, तो आप जो अप एरो है आपके कीबोर्ड के ऊपर उसको आप प्रेस करके रन कर सकते हो। देन जो लास्ट है मैन कमांड। अभी ये जो कमांड है ये आपको बहुत यूज में आएगी एज अ बिगिनर। देखो क्या होता है कि आपको अगर किसी भी कमांड के बारे में नहीं पता, जैसे कि आपको नहीं पता कि ये cd कमांड जो है ना इसको यूज कैसे करना है, तो आप क्या करोगे, टर्मिनल के ऊपर जाओगे और आगे लिखोगे मैन cd। बेसिकली मैन जो है वो आपको इस कमांड की मैनुअल प्रोवाइड करेगा। मतलब मैनुअल का मतलब क्या है कि इस कमांड को यूज कैसे करना है एक्चुअल में, ये आपको बताएगा मैन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मैन cd। ओके, तो यहाँ पे cd के लिए मैनुअल एंट्री जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे मैन नैनो। नैनो भी एक कमांड है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये एक टेक्स्ट एडिटर है। तो अगर मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कमांड का नाम, उसकी साइनॉप्सिस, उसका नोटिस और उसके डिस्क्रिप्शन, मतलब सारा कुछ आपको उस कमांड के रिलेटेड प्रोवाइड हो गया है। जैसे कि मैंने अभी नैनो कमांड की मैनुअल देखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने बता दिया कि नैनो के साथ आपको कोई ऑप्शंस यूज अगर करनी है तो आप कर सकते हो, राइट। एंड देन ये जो नोटिस है ये बता रहा है कि आप नैनो कमांड का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मैन कमांड के साथ देख सकते हो। तो अगर आपने इस मैनुअल से एग्जिट करना है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, प्रेस H फॉर हेल्प एंड Q फॉर क्विट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q। तो आप देख सकते हो हम उस मैनुअल से बाहर आ चुके हैं। तो गाइज अब देखते हैं कि लिनक्स के अंदर कितने यूजर्स होते हैं और उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं और उनकी जो यूजर आईडीज होती हैं वो किस हिसाब से होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हर एक यूजर की एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम यूआईडी बोलते हैं। देन जो रूट यूजर है ना, एक चीज हमेशा याद रखना कि लिनक्स के अंदर जो रूट यूजर है उसकी यूआईडी हमेशा 0 होती है। रूट यूजर मतलब हमारा सुपर यूजर। देन आता है जो रेगुलर यूजर। देखो जो हमारा जैसे कि जो आपने इमेज फाइल को अभी इंस्टॉल करा उसके अंदर एक रेगुलर यूजर है जो कि है काली, जिसके अंदर आप अभी लॉग इन हो। तो ये जो काली यूजर है इसकी जो यूआईडी होगी वो 1000 ही होगी, और अगर आप इसके बाद कोई नया यूजर ऐड करते हो तो उसकी जो यूआईडी रहेगी वो होगी 1001, और अगर इसके बाद आप फिर से एक नया यूजर ऐड करते हो तो उसकी जो यूआईडी होगी वो होगी 1002। देन अगर आप यूजर्स देखना चाहते हो कि एक्चुअल में कितने यूजर्स हैं और उनकी जो यूआईडीज हैं वो क्या है, तो आप इस कमांड से देख सकते हो कि कितने यूजर्स हैं और उनकी यूआईडीज क्या हैं। देन इसके आगे आता है ETC शेडो, जो कि आपके जो यूजर्स के पासवर्ड्स हैं उनके हैश को स्टोर करके रखता है। तो एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे एक कमांड को यूज करेंगे cat ETC पासवर्ड। अभी ये जो कमांड है इसको मैं आपको समझा देती हूँ। कैट हमने यूज करा कि मतलब ये जो फाइल है इसका हमने कंटेंट देखना है, राइट। और अभी मैंने आपको बताया कि ETC पासवर्ड के अंदर क्या स्टोर करता है, यूजर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो चलिए एक बार इस कमांड को रन करके देखते हैं। ओके, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली है और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये है हमारा रूट यूजर और ये है उसकी यूआईडी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि रूट यूजर की यूजर आईडी हमेशा क्या होती है, 0। एंड अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो जितने भी आपको यूजर्स दिख रहे हैं ना, ये डेमोन, बिन, सिस, ये सारे के सारे सिस्टम यूजर्स हैं। अभी जो सिस्टम यूजर्स हैं इनकी जो यूआईडीज होती है ना वो हमेशा 1 से लेकर
999 तक ही होती हैं, क्योंकि 0 जो है वो किसकी है, रूट यूजर की, और जो 1000 है ये हमारे रेगुलर यूजर्स की यूआईडी है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि ये जो हमारा रेगुलर यूजर है जो कि है काली, आपके सिस्टम के अंदर ये वाला यूजर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इसको बाद में मैंने मैनुअली ऐड करा था, बट अभी आपने कोई भी यूजर ऐड नहीं करा तो आपके सिस्टम में ये नहीं होगा। तो आपके सिस्टम के अंदर बस एक ही यूजर होगा जो कि है काली, और इसकी जो यूजर आईडी है वो क्या है 1000, और इसके बाद जो भी आप यूजर ऐड करोगे उसकी जो यूआईडी होगी वो होगी 1001 एंड 1002 एंड सो ऑन। तो गाइज अब देखते हैं कुछ यूजर्स के रिलेटेड कमांड्स। तो यहाँ पे कमांड है हु एम आई, जो कि आपको बताएगा कि आप करंटली कौन सा यूजर हो। मतलब जैसे कि हम किसी भी टर्मिनल के एक्सेस गेन करते हैं या फिर किसी भी सिस्टम के एक्सेस गेन करते हैं तो हमें नहीं पता कि हम कौन सा यूजर हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल में अभी हम रूट यूजर हैं या फिर रेगुलर यूजर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे कमांड रन कर सकते हो हु एम आई। देन इसके बाद आता है आईडी, ये आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर यूजर की क्या यूजर आईडी है और ग्रुप्स कौन से हैं। एंड देन आता है सूडो कमांड। अभी ये जो सूडो कमांड है ना, सूडो को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सूडो की फुल फॉर्म है सुपर यूजर डू। सो ये जो कमांड है, ये अगर आप किसी भी कमांड को एज अ रूट यूजर रन करना चाहते हो तो आप उस कमांड के आगे सूडो लगा देते हो। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में यूज करी थी एक ऐप अपडेट, राइट, अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए, अपने सिस्टम को नहीं, एक्चुअल में अपने जो सिस्टम की रिपोजिटरीज हैं उनको अपडेट करने के लिए। तो इसके आगे मैंने आपसे यूज करवाया था सूडो। सूडो मैंने इसीलिए यूज करवाया था क्योंकि ये जो कमांड है इसको रूट परमिशंस चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसके आगे सूडो लगाया ताकि जो कमांड है ये एज अ रूट यूजर रन हो सके। तो इसके बाद इसने क्या मांगा था, पासवर्ड। हम इसको एज अ रूट यूजर रन कर रहे थे। तो इसके बाद आता है SU। अभी जो SU है, ये अगर आप एक यूजर से दूसरा यूजर बनना चाहते हो, मतलब अगर आप रेगुलर यूजर हो काली और आप अब बनना चाहते हो सुपर यूजर, मतलब अपना रूट यूजर बनना चाहते हो, तो आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी SU। देन उसके आगे जो भी रूट यूजर आप बनना चाहते हो, जैसे कि SU रूट। देन इसके बाद आता है पासवर्ड। अगर आप अपने सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आप ये कमांड को यूज करोगे। तो गाइस सबसे पहले मैं एक कमांड यूज करके बता देती हूँ हु एम आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मेरा जो करंट यूजर है वो बता दिया। देन इसके बाद हम सूडो कमांड को रन करके देखते हैं, सूडो एंड इसके आगे जो भी लाइक अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसी कमांड जिसको सूडो परमिशंस चाहिए, जैसे कि सूडो ऐप अपग्रेड जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अपडेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगी एंड ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा। और अगर मैं ये कमांड बिना सूडो के रन करती हूँ, अपग्रेड रन करके देखते हैं, वो भी बिना सूडो के, तो यहाँ पे आपको आएगा एक एरर। इस एरर का मतलब क्या है, यहाँ पे परमिशन डिनाइड। अभी ये जो परमिशन डिनाइड है ना, क्यों, क्योंकि हम अभी रेगुलर यूजर हैं, मतलब अभी हमारा जो यूजर नेम है वो क्या है, काली, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था हु एम आई करके। तो एज अ रेगुलर यूजर मैं इस कमांड को रन नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सूडो ऐप अपग्रेड। तो मुझे ये कमांड को रन करना होगा। तो गाइज इसके बाद हम देखते हैं सूडो सू। तो गाइस अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो हम SU कमांड है ये यूजर को स्विच करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एज अ काली यूजर हूँ, तो इसके बाद अगर मैं रूट यूजर बनना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, SU रूट, जहां पे ये मेरे को क्या मांग रहा है, पासवर्ड। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूंगी। सो गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया था जो SU कमांड है वो यूजर को स्विच करने के लिए यूज होती है। तो जैसे मैं अभी रूट यूजर बनना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सूडो सू। तो ये क्या करेगा, मुझे रूट यूजर बना देगा। मैं एंटर करूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा यूजर नेम है वो चेंज हो गया है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे हु एम आई करूंगी तो आप देख सकते हो मैं क्या हूँ इस टाइम पे, रूट। अभी आप बोलोगे मैंने फिर से जो मेरा नॉर्मल रेगुलर यूजर है वो बनना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे SU काली,
एंटर, और अब मैं क्या बन गई, रेगुलर यूजर। आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो इसके बाद कुछ देखते हैं यूजर मैनेजमेंट कमांड्स। जैसे कि फर्स्ट कमांड है ऐड यूजर। अगर आप किसी भी यूजर को ऐड करना चाहते हो, मतलब एक नया यूजर बनाना चाहते हो, तो आप ये कमांड को यूज करोगे। तो ये क्या करेगा, एक जॉन नाम का यूजर जो है वो क्रिएट करेगा। तो अगर आप उस यूजर का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या फिर सेट करना चाहते हो तो आप पासवर्ड कमांड को यूज कर सकते हो। देन उसके बाद तो अगर आप उस यूजर को रूट यूजर बनाना चाहते हो तो आप ये कमांड को यूज करोगे, जो कि आपके यूजर को, जो आपका रेगुलर यूजर था पहले, ओके, उसको आप रूट यूजर बना सकते हो ये कमांड को यूज करके। देन अगर आपने उस यूजर को डिलीट करना है तो आप यूज करोगे del यूजर कमांड। देन लास्ट में अगर आप देखना चाहते हो सारे के सारे यूजर्स, मतलब जो भी आपने यूजर्स नए ऐड करे हैं या फिर कोई डिलीट हुआ है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जो हमने अभी कमांड यूज करी थी cat etc पासवर्ड, जो कि हमारे यूजर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है। तो इसको एक बार यूज करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक यूजर ऐड करूंगी, ऐड यूजर WS क्यूबटेक, एंटर। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आया है जो कि है ओनली रूट में ऐड अ यूजर और ग्रुप टू द सिस्टम। ये एरर क्या है कि मुझे ये कमांड एज अ सूडो यूजर रन करनी होगी। तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा एंड ओके। तो देखो अभी ये न्यू यूजर क्रिएट कर रहा है और ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मतलब आपने जो भी नया यूजर बनाया है उसके लिए आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हो। तो यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछेगा। अगर आप उस क्वेश्चंस का आंसर करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, वरना आप डायरेक्टली एंटर करके इन क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरा जो नया यूजर है वो ऐड हो चुका है। अगर मैं उस यूजर को वेरीफाई करना चाहती हूँ कि वो एक्चुअल में ऐड हुआ भी है या नहीं, तो मैं क्या यहाँ पे एक कमांड रन करूंगी, cat/etc/password। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक काली यूजर जो कि हमारा डिफॉल्ट यूजर था, और एक ये जो मैंने पहले ऐड कर रखा था, और अभी जो मैंने यूजर ऐड करा WS क्यूबटेक वो ऐड हो चुका है। और इसकी जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर आईडी क्या है, 1000 के ऑनवर्ड्स कोई भी इसकी जो भी नंबर है वो इसकी यूजर आईडी हो सकता है। तो अगर मैं इस यूजर को अब डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं यूज करूंगी del यूजर WS क्यूबटेक। तो इस कमांड को भी हम एज अ सूडो यूजर ही रन करेंगे, एंटर। तो अभी फिर से एक बार इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो यूजर है वो डिलीट हो गया है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा यूजर है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम ग्रुप्स के रिलेटेड कमांड देखते हैं कि लिनक्स के अंदर वैसे तो डिफॉल्ट ग्रुप्स होते हैं। अगर आपने नया कोई ग्रुप बनाना है या फिर कैसे आप किसी एग्जिस्टिंग यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप कोई नया ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमांड यूज करोगे ग्रुप ऐड, एंड जो भी आप उस ग्रुप का नाम रखना चाहते हो वो। उसके बाद अगर आप किसी एक एग्जिस्टिंग यूजर को ग्रुप के अंदर खुद ऐड करना चाहते हो तो आप ये कमांड को यूज करोगे यूजर मोड -AG डेवलपर्स जोन। अभी यहाँ पे डेवलपर्स जो है ये है ग्रुप और जोन है यूजर। तो ये क्या करेगा, जोन यूजर को इस डेवलपर्स ग्रुप के अंदर ऐड करेगा। देन इसके बाद आती है ग्रुप्स जॉन, मतलब आप ये देख सकते हो कि ये जो जॉन यूजर है ये कौन कौन से ग्रुप्स में ऐड है। तो ये हमें बता देगा कि जॉन कितने ग्रुप्स के अंदर एडेड है। तो इसके बाद अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हो कि कितने ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो आप इस कमांड को यूज करोगे। तो गाइज यहाँ पे हम एक ग्रुप को ऐड करके देखते हैं, ग्रुप ऐड, एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ WS क्यूबटेक। ओके, तो मैं एंटर करूंगी। ओके, यहाँ पे फिर से वही एरर है, परमिशन डिनाइड, जो कि बहुत जेन्युइन एरर है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक जो मेरा नया ग्रुप है वो ऐड हो चुका है। और अगर मैंने वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूंगी, cat etc पासवर्ड की जगह यहाँ पे मैं लिखूंगी ग्रुप, क्योंकि अभी मुझे क्या चाहिए, ग्रुप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक नया ग्रुप बन गया है जो कि है WS क्यूबटेक, और उसकी जो यूजर आईडी है वो हमें ऑलरेडी पता है 1004। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो नया ग्रुप है वो ऐड हो चुका है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे न्यू यूजर को, जो कि मेरा ऑलरेडी यूजर है,
उसको ऐड करना चाहती हूँ इस ग्रुप के अंदर जो मैंने अभी क्रिएट करा है, तो उसके लिए मैं ये कमांड यूज करूंगी और इसके आगे हम एक बार sudo लगा देते हैं ताकि हमें कोई भी ऐसा एरर ना आए। ओके, तो आई थिंक ये जो यूजर है ये इस नए ग्रुप के अंदर ऐड हो चुका है। और अगर हमने देखना है कि ये जो न्यू वन है ये कितने ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड है, तो हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे ग्रुप्स एंड देन यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ग्रुप्स न्यू वन। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा ये न्यू वन यूजर है ये WS क्यूबटेक ग्रुप के अंदर ऐड हो चुका है। तो गाइज अब हम समझेंगे लिनक्स फाइल परमिशंस। देखो 3 टाइप्स की परमिशंस होती हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड जो है वो हम R के साथ यूज करते हैं, जो राइट है वो हम W के साथ यूज करते हैं एंड जो एग्जीक्यूट है वो हम X के साथ यूज करते हैं। तो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि हर एक फाइल की 3 परमिशंस होती हैं, मतलब 3 बंदों को परमिशन होती है एक पर्टिकुलर फाइल की। तो वो 3 बंदे हैं कौन? सबसे पहला होगा ऑनर जो कि उस फाइल का ऑनर होगा, एंड सेकंड है ग्रुप, मतलब उस ग्रुप के अंदर जितने भी और यूजर्स होंगे उनको भी इस फाइल की एक्सेस होगी। देन आता है अदर्स, मतलब इन दोनों के अलावा जितने भी यूजर्स बचे वो सारे के सारे अदर्स के अंदर आएंगे। ओके, तो अभी मैंने बोला कि ये 3 तरह की परमिशन होती है और ये 3 बंदे होते हैं जिनको ये 3 परमिशन हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो इसको हम स्किप करेंगे अभी के लिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये जो स्लैश है ये क्यों यूज, स्लैश नहीं, कि ये जो हाइफन है ये क्यों यूज हुआ है, इसको हम अभी के लिए स्किप करते हैं। तो ये हाइफन को छोड़ के इसके बाद जो 3 परमिशंस हैं ये है ऑनर की परमिशंस, और ये जो बाद में 3 परमिशंस हैं ये है ग्रुप की परमिशन, और ये जो लास्ट वाली 3 है ये है अदर्स की परमिशंस। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो ऑनर है इसके पास रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है, मतलब ऑनर इस फाइल को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है एंड एग्जीक्यूट भी कर सकता है। और जो ग्रुप है वो बस रीड कर सकता है इस फाइल को और एग्जीक्यूट भी कर सकता है, और जो अदर्स हैं उनके पास बस इस फाइल को रीड करने की परमिशन है। सेम चीज यहाँ भी लिखी है, आप देख सकते हो, रीड, राइट, एग्जीक्यूट फुल एक्सेस है, और यहाँ पे क्या है, रीड और एग्जीक्यूट की एक्सेस किसको, ग्रुप को, एंड देन जो अदर्स है उसको बस एक रीड करने की ही परमिशन है। तो आप बोलो कि ठीक है हमें समझ आ गई, अभी ये परमिशंस हम देखें कैसे? तो गाइज अभी हम देखते हैं कि इन परमिशंस को हम कैसे देख सकते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं कि ये जो परमिशंस हैं इनको हम एक्चुअल में लाइक प्रैक्टिकल वे में कैसे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा था कि ls के साथ आप क्या देख सकते हो, जितनी भी फाइल्स आपकी डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है, राइट, और -l के साथ उसका आप लॉग व्यू देख सकते हो, मतलब जो भी उसके डिटेल्स हैं आप वो -l के साथ देख सकते हो। तो हम सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक फाइल और डायरेक्टरी की परमिशन यहाँ पे आ चुकी है। तो मैंने आपको बोला था कि जो स्टार्टिंग में ये डैश है इसका क्या मतलब है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कईयों के आगे डी है और कईयों के आगे डैश है। तो ये बेसिकली जो डी है ये डायरेक्टरीज के लिए यूज हो रहा है, और ये जो हाइफन है ये यूज हो रहा है फाइल्स के लिए। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे डी मतलब ये डेस्कटॉप, और मैंने आपको पहले भी बताया था जो कि ब्लू कलर के अंदर होती है ये सारी की सारी क्या है, डायरेक्टरीज। और ये जो फाइल है तो इसलिए इसके आगे क्या है, हाइफन, और ये भी एक फाइल है इसलिए इसके आगे है हाइफन, एंड ये जो लाइक डायरेक्टरीज हैं इसलिए इसके आगे क्या है, डी। देन इसके बाद देखते हैं ये जो परमिशंस, अभी हमने क्या देखा कि जो 3 परमिशंस हैं ये किसकी हैं, ग्रुप की, एंड देन ये जो लास्ट परमिशन है ये है हमारी अदर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो डेस्कटॉप है इसकी परमिशन ऑनर के पास पूरी है, मतलब वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। लेकिन ग्रुप के पास बस रीड करने की परमिशन है और एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, राइट करने की परमिशन ग्रुप को नहीं है। और अगर हम अदर्स की बात करें सेम ग्रुप के जैसे, इसको भी राइट करने की परमिशन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ भी हम ये सेम चीज लिखी है जो कि हम ls-l के साथ आप इसकी डिटेल्स जो है वो देख सकते हो, किसी भी फाइल्स, फोल्डर्स जो भी लाइक उस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है आप उसका डिटेल्ड व्यू देख सकते हो -l के साथ।
एंड देन ये हमने ऐसी परमिशन अभी लिनक्स के अंदर देखी थी, जो कि हमने अभी प्रैक्टिकली करके भी देखा था। सो ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये आपको क्या बताता है कि उसकी फाइल टाइप क्या है, मतलब वो डायरेक्टरी है या फिर फाइल है। जैसे कि अगर हाइफन है तो रेगुलर फाइल, और अगर डी है तो डायरेक्टरी। आर डब्ल्यू एन डैश है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लाइक ऑनर है उसको क्या परमिशन है, रीड एंड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है, मतलब ये जो 3 है, ये है हमारे ग्रुप की परमिशन, जिसके पास बस रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की यहाँ पे परमिशन नहीं है। और नेक्स्ट जो लास्ट 3 हैं, ये हैं हमारे अदर्स की परमिशन, मतलब इसको भी बस रीड की ही परमिशन है। तो आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। अभी ये परमिशन हमने देख ली कि हम इसको कैसे देख सकते हैं कि किसको क्या परमिशन है, लेकिन अगर हमने परमिशन को चेंज करना हो, जैसे कि मान लो अगर मैं चाहती हूँ कि जो ऑनर है उससे जो राइट करने की परमिशन है वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगी chmod, जो कि आपके फाइल्स की परमिशंस को चेंज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता देती हूँ कि यूजर के लिए u यूज होगा, ग्रुप के लिए g यूज होगा एंड अदर्स के लिए o यूज होगा। एंड रीड राइट एंड एग्जीक्यूट के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रीड के लिए r एंड राइट के लिए w एंड एग्जीक्यूट के लिए x। तो यहाँ पे देख सकते हो chmod, जो कि अभी हमने कमांड देखी, जो कि परमिशंस को चेंज करने के लिए यूज होती है। एंड देन u, ये है यूजर, और इसके आगे हमने यहाँ पे यूज करा है प्लस, मतलब यहाँ पे हम यूजर को परमिशन दे रहे हैं, मतलब यूजर को परमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे वापस नहीं ले रहे। अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि हम उससे परमिशन वापस ले रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परमिशन है वो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं किसकी, एग्जीक्यूट की। एक्स से क्या है, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, यूजर को एक और परमिशन ऐड हो जाएगी, किसकी, एग्जीक्यूट की। एंड देन इसके बाद देखते हैं जी, मतलब ग्रुप परमिशन, इसे हम माइनस कर रहे हैं, और ये जो W है ये किसके लिए यूज हुआ, राइट के लिए, मतलब हम ग्रुप से राइट करने की परमिशन। तो गाइज यहाँ पे A का मतलब क्या है, ऑल, मतलब हम ऑनर, ग्रुप और अदर्स को परमिशन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम परमिशन जो है वो दे रहे हैं। कौन सी परमिशन दे रहे हैं, एग्जीक्यूट की। सो बेसिकली ऐड एग्जीक्यूट फॉर ऑल, मतलब ऑनर, ग्रुप और अदर्स सारे के सारे लाइक एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फाइल को। एक तो ये तरीका है आपके पास परमिशंस प्रोवाइड करने का, एक तरीका है आपका न्यूमेरिक फॉर्म में। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक सबसे पहले होता है रीड एंड देन राइट एंड देन एग्जीक्यूट। सो जो रीड है उसके लिए जो नंबर यूज होता है वो है 4, राइट के लिए 2 एंड एग्जीक्यूट के लिए 1। ये जो पहला नंबर है ये यूजर के लिए, ये जो सेकेंड नंबर है ये है ग्रुप के लिए, और ये जो थर्ड नंबर है ये है अदर्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यूजर्स के लिए जो नंबर यूज हुआ है वो है 7, मतलब रीड 4 प्लस राइट 2 प्लस एग्जीक्यूट प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 7। सो यूजर के पास 7 है, इसका मतलब यूजर के पास फुल परमिशन है। अगर इसके बाद हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप के पास रीड मतलब 4, राइट की परमिशन इसके पास नहीं है, एग्जीक्यूट की परमिशन है इसीलिए 1, जिसके पास भी 5 की परमिशन है, इसका मतलब ग्रुप और अदर्स के पास राइट की परमिशन नहीं है, रीड और एग्जीक्यूट की ही परमिशन है, और जो ऑनर है उसके पास फुल परमिशन है, इसीलिए लाइक यूजर के लिए हमने 7 यूज करा है। सेम अगर हम यहाँ पे देखेंगे 644, अभी इसका क्या मतलब है, यूजर के लिए हमने यहाँ पे 6 यूज करा है, मतलब रीड प्लस राइट एंड देन ये क्या बनता है 6। एंड देन उसके बाद क्या है, ग्रुप्स के लिए क्या यूज है यहाँ पे, लाइक 4, मतलब बस ग्रुप को रीड करने की ही परमिशन है, और जो अदर्स है उसके लिए भी 4 यूज करा गया है, इसका मतलब क्या है कि जो अदर्स है उसको भी रीड करने की ही परमिशन है। देन लास्ट में गाइस आप देख सकते हो 777,
मतलब लाइक ये है ओनर के लिए, ये है हमारा ग्रुप के लिए और ये है अदर्स के लिए, सभी को फुल परमिशन है क्योंकि 4 + 2 + 1 = 7। तो एक बार हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली परमिशंस को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक न्यू डायरेक्टरी है जिसके पास लाइक अगर हम बात करें यूजर की मतलब ओनर की तो तीनों परमिशंस हैं, और अगर हम बात करें ग्रुप की तो उसके पास भी तीनों परमिशंस हैं, लेकिन अदर्स के पास बस रीड और एग्जीक्यूट की ही परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप है ना उससे मैं एग्जीक्यूट की परमिशन वापस लेना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगी chmod, एंड अभी मैं किससे परमिशन लेना चाहती हूँ, ग्रुप से। किस चीज की परमिशन लेना चाहती हूँ, एग्जीक्यूट की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -x और आगे जो भी फाइल और डायरेक्टरी है उसका नाम। तो गाइज यहाँ पे एक बार फिर से ls-l करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यू डायरेक्टरी है इसकी जो परमिशन है ये है हमारे ओनर की और ये है हमारे ग्रुप की। तो यहाँ पे जो ग्रुप की एग्जीक्यूट परमिशन थी वो जा चुकी है। और अगर हमने यही सेम चीज न्यूमेरिक फॉर्म में करनी हो तो ये हम कैसे करेंगे, chmod। तो अभी मैं चाहती हूँ कि यूजर के पास मतलब जो ओनर है उसके पास फुल परमिशन रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी 7। और यहाँ पे अगर मैं यूज करती हूँ 5 तो इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं चाहती हूँ कि ग्रुप के पास बस रीड, जिसके लिए हम 4 यूज करते हैं, और राइट के लिए हम यूज करते हैं 2 जो कि लाइक इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा, और जो एग्जीक्यूट है उसके लिए हम यूज करते हैं 1। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं ग्रुप को रीड प्लस एग्जीक्यूट की ही परमिशन देना चाहती हूँ। एंड देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ 4, तो इसका मतलब क्या है कि अभी मैं चाहती हूँ कि जो अदर्स हैं उनके पास बस रीड की ही परमिशन रहे। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देन इसके बाद हम जो हमारी डायरेक्टरी है उसका नाम लिखेंगे, एंटर। तो यहाँ पे एक बार फिर से ls-l करके देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने अभी परमिशंस दी हैं न्यूमेरिक फॉर्म में वही उसकी अभी फाइनल परमिशंस हो गई हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 7 यूज करा था ऑनर के लिए मतलब फुल परमिशन, और जो 5 यूज करा था इसका मतलब क्या था, हमारी रीड की परमिशन और एग्जीक्यूट की परमिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीड प्लस एग्जीक्यूट, राइट की परमिशन जा चुकी है। और अगर हम लास्ट अदर्स की बात करें तो इसके पास बस रीड की ही परमिशन है, क्योंकि इसके लिए हमने बस 4 यूज करा था। 4 किसके लिए यूज होता है, रीड के लिए। आई होप आप सबको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप किसी भी फाइल की ऑनरशिप को चेंज करना चाहते हो उसके लिए हम यूज करते हैं chown कमांड। chown यूजर फाइल, मतलब अभी मैं इस फाइल का जो ऑनर है उसको चेंज करना चाहती हूँ और जो नया यूजर है उसका नाम मैं यहाँ लिखूंगी। और अगर आप यूजर प्लस ग्रुप दोनों की ऑनरशिप चेंज करना चाहते हो तो आप सेम कमांड को यूज करोगे chown, मतलब चेंज ऑनर यूजर, जो भी नया यूजर आप बनाना चाहते हो, और नया ग्रुप जो भी आप अभी रखना चाहते हो इस पर्टिकुलर फाइल का। देन इसके बाद जो chown अगर आप -r के साथ यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ये रिकर्सिवली सभी फाइल्स की परमिशन को चेंज कर देगा। नो, ये रिकर्सिवली हर एक फाइल जो कि इस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है उसकी ऑनरशिप को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे chown। तो गाइस सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि फाइल के ओनर और लाइक ग्रुप। तो गाइस सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि एक फाइल के ग्रुप और ओनर कौन है। तो यहाँ पे हम करेंगे ls-l। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये ओनर के लिए यूज होता है एंड ये जो है यूज होता है ग्रुप के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो हमारी फाइल थी, ये जो हमारी न्यू डायरेक्टरी थी, इसका जो ऑनर है वो भी काली है और जो ग्रुप है वो भी काली है। तो यहाँ पे मैं इसका जो ऑनर है वो चेंज करके रूट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगी chown। और अभी जो इसका न्यू यूजर है जो कि है रूट, मतलब जो अभी मैं न्यू ऑनर बनाना चाहती हूँ वो है रूट। तो यहाँ पे chown चेंज ऑनर रूट, एंड देन
डायरेक्टरी का नाम। तो यहाँ पे फिर से वही एरर आया कि ऑपरेशन नॉट परमिटेड, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, sudo काली। ओके तो एक बार ls-l करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी जो ऑनरशिप है वो चेंज हुई या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये न्यू डायरेक्टरी है, इसकी जो पहली ऑनरशिप थी वो किसके पास थी, काली के पास, लेकिन अब किसके पास है, रूट के पास। तो गाइस इस तरह आप किसी भी फाइल की जो ऑनरशिप है वो चेंज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपने ग्रुप की ऑनरशिप चेंज करनी है तो आप यहाँ पे CHOWN चेंज ऑनर, पहले यहाँ पे sudo लगा लेते हैं, sudo चेंज ऑनर। और यहाँ पे अगर मैं ग्रुप चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगी ग्रुप के लिए, कॉलन रूट, देन न्यू डायरेक्टरी, जिस भी डायरेक्टरी की आप ओनरशिप चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पे ls-l, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों की जो ऑनरशिप है वो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों की जो ऑनरशिप है वो चेंज हो चुकी है। तो गाइज अब देखते हैं कुछ डिस्क मैनेजमेंट कमांड्स। तो गाइज ये जो df-h है ना, ये आपको टोटल डिस्क स्पेस बताएगा, और ये जो du है ये आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर का साइज बताएगा। मतलब ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर कितना भी डेटा हो उस सबका लाइक कलेक्टिवली जो साइज है ना, मतलब उस फोल्डर का जो साइज है वो आपको यहाँ पे बताएगा। और इसके बाद ये जो थर्ड कमांड है ये आपको बताएगी कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी डिस्क पार्टीशंस हैं। और ये जो लास्ट कमांड है ये आपको डिटेल्ड डिस्क इंफॉर्मेशन बताएगी, जो कि आपको sudo के साथ ही रन करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले df-h यूज करके देखते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस कमांड को बिना -h के रन करते हो ना तो भी ये रन हो जाएगी, लेकिन जो आउटपुट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको आउटपुट बाइट्स के अंदर देगा, जो कि आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप जो -h यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, ये आपको अलाउ कर रहा है कि इस जो भी आउटपुट है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो साइज है ये या तो MB में होगा या फिर KB में और या फिर GB में। देन जो सेकेंड कमांड है du, और इसके आगे जो भी फोल्डर का आप साइज देखना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी देखती हूँ डेस्कटॉप। तो इसके बाद हम यूज करेंगे du कमांड, du डेस्कटॉप। अभी ये क्या करेगा, मुझे डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनका साइज और जो कलेक्टिवली साइज मतलब डेस्कटॉप फोल्डर का है वो भी मुझे बताएगा, लेकिन ये भी मुझे किस में चाहिए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी -h एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने मेरे को KB में रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पे जो टोटल इसका साइज है डेस्कटॉप डायरेक्टरी का वो है 16 KB, और जो इंडिविजुअल मतलब ये जो WSCubeTech डायरेक्टरी है ना डेस्कटॉप के अंदर, उसका साइज है 8K, और ये जो डेस्कटॉप के अंदर WSCubeTech के अंदर जो लिनक्स डायरेक्टरी है इसका जो साइज है वो है 4K। तो जो कलेक्टिवली इसका डेस्कटॉप का साइज बनता है वो है हमारा 16K। तो इसके बाद हम यूज करते हैं LSBLK। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें बताएगा कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी पार्टीशंस हैं। तो अभी के लिए हमारे सिस्टम के अंदर बस एक ही पार्टीशन है। तो गाइज ये जो लास्ट कमांड है हमारी sudo fdisk-n, जो कि आपको क्या बताएगा, आपके पूरी डिस्क के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको आ गई, किसके रिलेटेड, आपकी डिस्क के रिलेटेड। तो गाइज इसके बाद हम कुछ देखेंगे बेसिक नेटवर्किंग के रिलेटेड कमांड्स। तो सबसे पहले इसमें जो कमांड यूज होती है वो है IPA। ये आपको आपके सिस्टम का IP एड्रेस बताएगी। इसके बाद सेम अगर आप लाइक नेटवर्क इंटरफेसेस देखना चाहते हो, अपना IP देखना चाहते हो, IPv4 IPv6 देखना चाहते हो, तो आप ये कमांड भी यूज कर सकते हो, ifconfig। तो ये जो पिंग कमांड है ये आपको बताती है कि जैसे कि यहाँ पे यूज करा गया है google.com, तो ये हमें बताएगी कि ये जो google.com का सर्वर है इससे हम लाइक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, मतलब ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे ये बेसिकली टू टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन के लिए ही यूज होती है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सबसे पहले IPA। तो यहाँ पे आपको अपना जो IPv4 है वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके बाद हम ifconfig भी यूज करके देखेंगे एक बार।
तो ifconfig जो है ये भी आपको आपका आईपी एड्रेस बताएगा और जितने भी लाइक आपके नेटवर्क इंटरफेसेस हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद जो पिंग कमांड है ये आपको आपकी कनेक्टिविटी बताएगी, किसके साथ, मतलब अगर यहाँ पे मैं google.com लिख रही हूँ तो ये आपको google.com के साथ कनेक्टिविटी बताएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पिंग कमांड है ये google.com को कुछ पैकेज सेंड कर रहा है, जिससे मैं लाइक देख सकती हूँ कि ये जो google.com है ये रीचेबल है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी के साथ इस प्रोसेस को स्टॉप करूंगी। तो अगर आप इसके अलावा पिंग wscubetech भी करते हो तो ये आपको wscubetech.com के साथ आपकी कनेक्टिविटी बता देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कुछ पैकेज जो है वो सेंड कर रहा है, जिससे आप उसकी कनेक्टिविटी वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइज इसके बाद कुछ देखते हैं हमारे पैकेट मैनेजर कमांड्स, जो कि हम लाइक यूज भी कर चुके हैं। तो पहली है यहाँ पे APT अपडेट, जो कि आपकी पैकेज लिस्ट को अपडेट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है APT अपग्रेड, जो कि ये जो पैकेट लिस्ट के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं उनको एक्चुअल में अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप ये कमांड को यूज करोगे। देन आता है APT इंस्टॉल टूल, अगर आप किसी भी नए टूल को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप ये यूज करोगे APT इंस्टॉल, जैसे कि APT इंस्टॉल वायरशार्क। देन नेक्स्ट कमांड है APT रिमूव टूल, मतलब अगर आप किसी भी टूल को रिमूव करना चाहते हो तो आप ये कमांड को यूज करोगे। देन आता है अगर आप किसी भी पैकेज के लिए सर्च कर रहे हो तो आप यूज करोगे APT सर्च टूल का नाम। तो ये तो हम वैसे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ये जो इंस्टॉल और रिमूव वाली कमांड्स हैं ये आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप यूज करोगे sudo APT इंस्टॉल वायरशार्क। तो यहाँ पे एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। sudo apt update, sudo apt install nmap, मतलब अगर आपने अपडेट करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना है तो आप ये यूज करोगे sudo apt install nmap, एंड देन अगर आप लाइक ये सेम एग्जांपल है इंस्टॉलेशन की ही, इंस्टॉल वायरशार्क। देन नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपने किसी भी मतलब मल्टीपल फाइल्स को अगर आपने आर्काइव करना है, आर्काइव करने का क्या मतलब है, अगर आपने मल्टीपल फाइल्स को बंडल करना है तो आप यूज करोगे tar कमांड। तो इसको कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज करा tar-cvf, ये जो फ्लैग है ये यूज होता है टू क्रिएट आर्काइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने फाइल का नाम रखा है, जो कि मैं खुद अभी लाइक आर्काइव क्रिएट करूंगी उसका नाम है, और जिस फोल्डर को मैंने आर्काइव करना है ये उसका नाम है। तो उसके बाद देन इसके बाद देखते हैं सेकेंड कमांड, जो कि यूज होती है इस आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करने में। तो अगर आपने किसी भी आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप ये फ्लैग को यूज करोगे। और अगर आप चाहते हो कि जो आप आर्काइव क्रिएट कर रहे हो, मतलब जो आपने अभी फाइल्स को बंडल करा उसको आप लाइक जिप फाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए ये फ्लैग भी यूज कर सकते हो, जो कि आपकी फोल्डर को आर्काइव भी करेगा और उसके साथ साथ उसको कॉम्प्रेस भी कर देगा, मतलब उसका जो साइज है वो भी रिड्यूस करेगा। देन इसके बाद अगर आप इस कॉम्प्रेस्ड फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप उसके लिए ये फ्लैग यूज करोगे। तो गाइज अब मैं चाहती हूँ कि ये जो दो फाइल्स है ना, hash.xml और text.txt, अब इसका मैं एक आर्काइव बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगी tar-cvf, एंड देन जो भी मैं अभी नए फोल्डर का जो मेरा आर्काइव है उसका नाम रखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं रखती हूँ न्यू आर्काइव .tar, और यहाँ पे मैं उन फाइल्स का नाम लिखूंगी जो कि है hash.xml एंड देन text.txt, एंटर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक बार ls करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक न्यू .tar फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, मतलब ये जो फाइल है ये इन दोनों फाइल्स को बंडल करके एक फाइल बनाई है मैंने। तो अगर मैंने इस आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगी -xvf, एंटर। तो अगर मैं यहाँ पे ls करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरी ऑलरेडी फाइल थी, आर्काइव वाली फाइल थी, वो भी एग्जिस्ट करती है, और इसने जो एक्सट्रैक्ट करा है
तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने अभी इसको एक्सट्रैक्ट करी है फाइल को, इसका जो आर्काइव है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और ये जो फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, इसीलिए आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आप कोई लोकेशन को चेंज करके फिर इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्लियरली डिफरेंस जो है वो समझ आ जाएगा। तो गाइज इसके बाद देखते हैं कि आप किसी भी फाइल को जिप फाइल कैसे बना सकते हो लिनक्स के अंदर। तो जिप फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो zip archive.zip फाइल। मतलब यहाँ पे जो भी फाइल को आपको जिप करना है वो रखोगे, एंड ये जो आप नया नाम रखना चाहते हो जिप फाइल का वो आप यहाँ लिखोगे। तो ये क्या करेगा, आपके जिप फाइल क्रिएट करेगा। देन उसके बाद अगर आप जिप फोल्डर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे zip-r और archive.zip, मतलब जो भी आप नया नाम रखना चाहते हो और जिस भी फोल्डर को आप जिप करना चाहते हो वो आपका आएगा यहाँ। देन उसके बाद अगर आप किसी भी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज करोगे unzip। तो अगर लास्ट में अगर आप बस कंटेंट को लिस्ट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे unzip-l और जिप फाइल का नाम। तो गाइज जैसे कि हमने ऑलरेडी एक आर्काइव फाइल बना के रखी है, तो इसी को हम क्या करेंगे, एक जिप फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी zip new archive। तो इससे पहले मुझे यहाँ पे जो नया नाम मैं रखना चाहती हूँ जिप फाइल का वो लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी न्यू जिप डॉट। तो यहाँ पे अगर हम ls करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी एक न्यू जिप नाम की एक जिप फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये जो जिप फाइल है ये किसकी है, यही आर्काइव, मतलब अभी हमने ये जो एक आर्काइव फाइल क्रिएट करी थी उसी को हमने अभी जिप फाइल बना दिया है। तो अगर आप इस जिप फाइल को अनजिप करना चाहते हो उसके लिए आपको यूज करना होगा अनजिप न्यू जिप, मतलब जो भी जिप फाइल का नाम है, एंटर। तो गाइज अब ये बोल रहा है कि ये जो न्यू आर्काइव डॉट tar, ऑब्वियसली जो मैंने इस जिप फाइल के अंदर रखा था वो क्या था, यही फाइल, राइट। तो अगर इसको मैं अनजिप करूंगी तो फिर से हमें यही मिलेगी। तो ये बोल रहा है कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो क्योंकि वो सेम वही फाइल है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ n, क्योंकि मैं रिप्लेस अभी के लिए नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आप इसको लोकेशन चेंज करके करोगे ना आपको इसकी क्लैरिफिकेशन अच्छे से होगी। तो गाइज अब हम काली लिनक्स के कुछ टूल्स का ओवरव्यू लेते हैं। जैसे कि काली लिनक्स के अंदर आपको 600 प्लस टूल्स जो हैं, हैकिंग टूल्स आपको मिलेंगे। तो उनमें से कुछ टूल्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज होते हैं, कुछ टूल्स जो हैं वो आपके वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए, कुछ पासवर्ड अटैक्स के लिए, देन वायरलेस अटैक्स के लिए, और कुछ टूल्स जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन टूल्स भी हैं। और जो लास्ट में है वो हमारे कौन से हैं, फोरेंसिक्स एंड पैकेट स्निफिंग के टूल्स, जैसे कि हमारा इसमें आता है पैकेट स्निफिंग के अंदर वायरशार्क। तो अभी हम इन सब टूल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ बिगिनर फ्रेंडली टूल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टूल है यहाँ पे nmap। अब ये जो nmap टूल है ये आपकी नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हेल्प करता है। देन उसके बाद आता है वायरशार्क। अब ये जो वायरशार्क टूल है ये पैकेट स्निफिंग और पैकेट कैप्चरिंग में काम आएगा। देन आता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। अब ये जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है ये एक एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है, मतलब अगर आप किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो तो आप इस फ्रेमवर्क को यूज करोगे। देन इसके बाद आता है बर्ब स्वीट। अभी ये जो टूल है ये आपकी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में यूज होता है। देन इसके आगे है जॉन द रिपर, जो कि पासवर्ड क्रैकिंग में यूज होगा। और ये जो एयर क्रैक एनजी है ये होता है आपके वायरलेस सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। तो गाइस ये एक ओवरव्यू है ये सारे टूल्स का, और अगर आप चाहते हो कि एक एक स्पेसिफिक टूल के ऊपर एक ट्यूटोरियल आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ पे आपको मैं एक टूल का ओवरव्यू जरूर दूंगी जो कि है हमारा nmap। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो nmap है इसके अंदर बहुत सारे फ्लैग्स यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बेसिक nmap स्कैनिंग करी है जो कि आपके सिंगल होस्ट को स्कैन करेगा, मतलब जो आपका टारगेट है उसका आईपी मान लेते हैं ये है। तो nmap क्या करेगा, आपके टारगेट आईपी को स्कैन, और अगर हम इस स्कैनिंग के साथ -sv यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, आपके टारगेट मतलब इस आईपी के सर्विस होस्ट को, इस आईपी के सर्विस वर्जन्स को फाइंड आउट करेगा। मतलब जो सर्विसेज इस आईपी के ऊपर रन कर रहे हैं उनके वर्जन्स क्या चल रहे हैं। देन इसके आगे है -p। -p के साथ आपको ये पता लग सकता है कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे आप पोर्ट्स को मेंशन कर रहे हो ना, यहाँ पे जैसे कि 80 एंड 443,
तो ये चेक करेगा कि इस टारगेट के अंदर ये जो 2 पोर्ट्स हैं ये ओपन है या नहीं, मतलब ये स्पेसिफिक पोर्ट्स को स्कैन करेगा। उसके बाद आता है nmap, IP रेंज और /24। ये क्या करेगा, आपके एंटायर नेटवर्क को स्कैन करेगा और बताएगा कि आपके नेटवर्क के अंदर कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और उन सब के आईपीस क्या क्या हैं। तो गाइज इसको हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे nmap। तो गाइज अब हम nmap को यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्कैनिंग परफॉर्म करूंगी, मतलब मैं ये देखूंगी कि मेरे नेटवर्क के अंदर कितने आईपीस हैं, मतलब कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले खुद का आईपी देखूंगी। ओके, तो खुद का आईपी हम देखते हैं ifconfig। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि ये जो है मेरा खुद का आईपी है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगी Ctrl+Shift+C। तो यहाँ पे अगर मैंने स्कैनिंग परफॉर्म करनी है तो यहाँ पे मैं nmap और अपने आईपी को पेस्ट करूंगी, अपने आईपी का लास्ट ऑक्टेंट जो है वो डिलीट करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी 0/24। और अगर आपको ये समझना है कि ये /24 और 0 ये सब क्या है, तो आप प्लीज जो हमारा नेटवर्किंग का क्रैश कोर्स है उसको जरूर देखो, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो /24 क्या है, आईपी क्या होता है, पोर्ट्स क्या होती हैं। देन इसके बाद अगर हम स्कैन को परफॉर्म करते हैं तो ये मुझे क्या करेगा, जितने भी मेरे नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं उनके आईपीस लाके देगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे कितने आईपीस आए हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट आईपी जो है वो है दिस वन, जो सेकंड आईपी है वो ये है और जो थर्ड आईपी है वो ये रहा और इसके बाद एक ये आईपी है। तो इसमें ये जो फर्स्ट आईपी है, मतलब जिसके लास्ट पे 1 है और जिसके लास्ट पे 2 है, ये सारे के सारे वर्चुअल राउटर के आईपी हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। एंड देन ये एक आईपी है 129 एंड देन उसके बाद ये जो आईपी है इसको भी हम अवॉइड करेंगे अभी के लिए, क्योंकि ये मुझे पता है ये मेरे वर्चुअल राउटर का आईपी है। और एक ये आईपी है 128 वाला, और अभी हमने चेक करा था कि हमारे खुद का आईपी भी 128 वाला ही है। तो अभी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये मेरा खुद का आईपी है, ये मेरे वर्चुअल राउटर का आईपी है और एक ये आईपी बचा है, राइट। तो ये जो आईपी है ना, ये एक एक्स्ट्रा आईपी हुआ जो कि मेरे इस मशीन का है। वर्चुअल मशीन ना हो और आपको ऐसा कोई भी आईपी यहाँ पे शो ना करे, क्योंकि आपके नेटवर्क के अंदर और कोई मशीन ही नहीं होगी तो आप उसको कैसे स्कैन कर पाओगे, राइट। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक मशीन को स्कैन करके बता देती हूँ कि सबसे पहले इसने उसका आईपी निकाल के दिया, देन उसकी पोर्ट्स देखी और पोर्ट्स को स्कैन करके बताया कि कौन कौन सी पोर्ट्स जो है वो ओपन है, एंड देन इन पोर्ट्स के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं वो भी हमें इसने बता दी। लेकिन अगर मैंने इन सर्विसेज को थोड़ा सा, मतलब ये जो सर्विसेज हैं इनकी डिटेल देखनी हो, मतलब ये कौन सा वर्जन यूज कर रही है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी, अभी ऑब्वियसली मेरे को जो मेरा टारगेट आईपी है वो मिल गया, तो मैं इस रेंज को रिप्लेस करूंगी अपने टारगेट आईपी से। तो यहाँ पे मैं इसको Ctrl+Shift+C से कॉपी करूंगी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगी। और अगर मैं इसके सर्विस वर्जन देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -S V। तो यहाँ पे गाइस जब मैं एंटर करूंगी तो ये मुझे क्या बताएगा, ये जो सर्विसेज चल रही है ना ऊपर, ये जो सर्विसेज चल रही हैं इनके कौन कौन से वर्जन्स चल रहे हैं इनके ऊपर। तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी सर्विस, मान लेते हैं कि ये जो सर्विस है ये कोई पुराना वर्जन यूज कर रही है, मतलब कोई आउटडेटेड वर्जन यूज कर रही है, तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी हो उसके पुराने वर्जन में, जो कि हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारी सर्विस वर्जन वाली जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने पहले पोर्ट बताई, उसकी स्टेट बताई, मतलब वो ओपन है या क्लोज्ड है, देन उस पे जो सर्विस चल रही है वो बताई जो कि है FTP, और इसका कौन सा वर्जन चल रहा है इसने हमें वो भी बता दिया। तो हर एक सर्विस का आपको वर्जन भी दिख गया और उसकी सर्विस भी दिख गई। तो यहाँ पे आपको खुद ढूंढना होगा कि इसमें कौन सी जो सर्विस है वो वल्नरेबल हो सकती है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने बहुत सारी पोर्ट्स को स्कैन करा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सारी पोर्ट्स को स्कैन ना करूँ, बस कुछ पोर्ट्स को स्कैन करूं। जैसे कि मैं यहाँ पे -P यूज करूंगी 80 एंड 443। तो अगर आपके नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको पता होगा कि ये जो 80 पोर्ट नंबर है ये HTTP का है
और ये जो 443 है ये है HTTPS का। तो अगर गाइस आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आई विल रिकमेंड यू कि जो हमारे नेटवर्किंग का क्रैश कोर्स है प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। उसमें आपके जो सारे डाउट्स हैं ये नेटवर्किंग के रिलेटेड ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम ये स्कैन को परफॉर्म करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या आता है। तो अभी बेसिकली ये जो स्कैन है ये बस इन 2 पोर्ट्स के ऊपर ही परफॉर्म करेगा, मतलब ये इसका जो रिजल्ट है वो हमें थोड़ा जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कोई भी अननेसेसरी पोर्ट को इसने नहीं दिखाया, बस 2 पोर्ट्स दिखाई जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करी थी। 80 जो है वो ओपन है और जो 443 है वो क्लोज है। तो जो पोर्ट हमारी ओपन है उस पर जो सर्विस चल रही है उस पर कौन सा वर्जन चल रहा है इसने हमें वो भी बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे -sp यूज करा था। तो गाइज ये था हमारा बेसिक लिनक्स का क्रैश कोर्स जिसमें हमने बेसिक कमांड सीखी कि हम लिनक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे नेविगेट कर सकते हैं। आई होप ये सब आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आप कुछ बिगिनर फ्रेंडली टास्क चाहते हो तो सबसे पहले अपना टर्मिनल को ओपन करो और ये जो बेसिक कमांड्स अभी मैंने आपको सिखाई है उनको प्रैक्टिस करो और कुछ जो फाइल्स हैं उनको क्रिएट करो और मैनेज करो, उनकी परमिशंस चेंज करो, उनका ग्रुप चेंज करो, उनके जो ऑनर है उनको चेंज करो, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देन कुछ फाइल सिस्टम जो है उनको व्यू करो, मतलब कितने आपके यूजर्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, ये सब देखो। एंड जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है अपने सिस्टम की वो चेक करो। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो गाइज ये थे हमारे कुछ बिगिनर फ्रेंडली टास्क, और अगर आप कुछ इंटरमीडिएट लेवल के टास्क चाहते हो तो एक नया यूजर क्रिएट करो और उसका पासवर्ड सेट करो। देन जो उसके फाइल परमिशंस हैं उनको चेंज करो, वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में। देन उसकी जो ऑनरशिप है वो चेंज करो chon कमांड के साथ, और इसके बाद nmap को इंस्टॉल करो और खुद की मशीन को ही एक बार स्कैन करने की ट्राई करो, और उसके बाद कोई भी एक फोल्डर को आर्काइव करो और उसको एक्सट्रैक्ट करो। इससे आपकी जो हमने कमांड सीखी हैं उसकी प्रैक्टिस होगी। तो गाइस अगर आप कुछ अच्छे लेवल के टास्क चाहते हो तो ये आपके लिए हैं। तो गाइस अगर आप कुछ अच्छे लेवल के टास्क चाहते हो तो ये टास्क आपके लिए हैं। तो आप ग्रेप कमांड को यूज करो और कुछ ये रूट वर्ड के लिए सर्च करो इस फाइल के अंदर, और इसके बाद लॉग फाइल को मॉनिटर करो। मतलब आपकी जो लॉग फाइल के अंदर लास्ट की लॉग्स होंगी, मतलब जो आपकी लेटेस्ट लॉग्स होंगी वो आपको दिखाएगा। देन उसके बाद फाइल्स को फाइंड करो जो कि मतलब लार्ज है, मतलब जो 10 MB से ज्यादा है उनको फाइंड करो। देन उसके बाद लार्ज फाइल्स को फाइंड करने की ट्राई करो और टेस्ट यूजर जो है वो ऐड करो अपने ग्रुप के अंदर। देन उसके बाद एक टेस्ट यूजर मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग यूजर को ऐड करो एक ग्रुप के अंदर और उसको वेरीफाई करो। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे जो हमारी लिनक्स है वो साइबर सिक्योरिटी की बैकबोन है, और जो सेकंड चीज है वो है कि आपको टर्मिनल मास्टर करना ही होगा अगर आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना चाहते हो। और प्लीज जो भी आप एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर टास्क परफॉर्म करते हो वो हमेशा VM एनवायरनमेंट के अंदर ही करो, जो कि आपकी खुद की लैब होगी। प्लीज किसी भी लाइव सिस्टम के अंदर अटैक्स मत करो, और कभी भी किसी भी रैंडम नेटवर्क्स को स्कैन मत करो जिसकी परमिशन तुम्हारे पास नहीं है। मतलब काली को आप जितना भी एक्सप्लोर करोगे वो आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, और उतने ही आपको उसकी नॉलेज होगी, उतने ही अच्छे से आप काली लिनक्स के जो टूल्स हैं उनको यूज कर पाओगे। तो गाइज आई होप कि ये कोर्स आपके लिए जेन्युइनली वैल्यूएबल रहा होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग और एथिकल हैकिंग के पाथ पर आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।